हमारी छोरी क्या छोरों से कम है, ये दंगल की फेमस लाइन तो आपने सुनी होगी। अक्सर जब भी लड़कियां या महिलाएं कुछ अच्छा करती हैं तो हम ये लाइन दोहराकर उनको शाबाशी देते हैं, मगर बात किसी जॉब पर पहुंचने की नहीं है या किसी पद को पाने की नहीं है, बात है अपने दम पर, अपने बलबूते पर अपनी पहचान बनाने की। अक्सर हम सब अपने घर में पानी पूरी बैठ के खाते हैं बड़े प्यार से, और इसको जाना भी अलग अलग तरीके से जाता है। कहीं इसको पड़ाके कहते हैं, कहीं इसको गोलगप्पे कहते हैं, कहीं इसको पानी पूरी कहते हैं। अगर पानी पूरी के दम पर आज अपने शहर में ही नहीं पूरे भारत में एक पहचान बनाई है। मैं बात कर रहा हूँ बीटेक पानी पूरी वाली तापसी उपाध्याय की, जो आज हमारे साथ पीओवी में मौजूद हैं। आप जानते हैं पीओवी का फॉर्मेट, हम उन लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने अपने दम पर कुछ रचा है और कुछ करने की कोशिश की है। ऐसी कहानियाँ जो आपको आपके स्ट्रगल में कुछ सिखा सकें, कुछ बता सकें, वही उम्मीद हमारी रहती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीओवी में, द पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू फॉर एक ऐसी कोशिश जो लोगों को कहीं ना कहीं कन्वे करती है कि अगर आप कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल, यही हमारी उम्मीद है कि शुरू से करते हैं, आराम से बात करेंगे। तो पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ? मेरठ उत्तर प्रदेश, जहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप, जन्म भी हुआ और वहीं मेरी स्कूली शिक्षा भी हुई। अच्छा जी, तो आप स्कूल के बारे में बताइए थोड़ा। स्कूल मैंने डिफरेंट क्लासेस में, ऐसा मान सकते हैं, मैं बहुत सारे डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ी हूँ। तो सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैंने अपनी 10th पास आउट की थी एंड आई टॉप द डिस्ट्रिक्ट। देन फ्रॉम 12th मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल से। थे जी, पहले से ही? हाँ जी। तो आई वॉज वेरी गुड एट एकेडमिक्स, स्कूलिंग मेरी बहुत अच्छी रही। और 12th मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल मेरठ से किया था। दिल्ली पब्लिक स्कूल से? जी। तो जब आप स्कूल में थे, पढ़ाई में तो अच्छे थे ही, अगर स्पोर्ट्स खेलते थे कुछ? हाँ, मैं स्पोर्ट्स करती थी। आई एम इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट कराटे में। अच्छा जी। मार्शल मार्शल आर्ट में कराटे भी खेलते थे। तो लड़के तो वैसे ही दूर रहते होंगे आपसे। डर रहता होगा उन्हें। हाँ, कैसे? तो मतलब इंटरेस्ट था या ऐसी क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर ली थी? नहीं, इंटरेस्ट था। मुझे एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें करना पसंद है। एट द सेम टाइम मैं स्कूल में हूँ तो जो भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है, इट्स लाइक मैं कहीं भी हूँ, वहाँ जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मैं उन सब अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करती हूँ, कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की। तो बचपन से ही मुझे एक्सप्लोर करना, नया सीखना वो बहुत पसंद था। तो बाय दैट चॉइस मैंने स्पोर्ट्स भी ज्वाइन किया था। तो कराटे के अलावा कुछ और भी खेलते थे या कराटे वाज वन ऑफ द स्पोर्ट्स जो मैंने स्पोर्ट्स में किया। उसके अलावा मैं सिंगिंग भी करती थी स्कूल में, कैरल सिंगिंग भी की है मैंने। काफ़ी और भी अदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती थी। वॉट एवर द ऑप्शन इज़ और अपॉर्चुनिटीज़, मैं उसको हर चीज़ में। टीचर्स के तो फेवरेट रहते होंगे आप? हाँ, मैं हमेशा से हर टीचर, प्रोफेसर, हर एक अपने जितने भी स्कूल के जितने प्रिंसिपल्स थे, सबके फेवरेट्स, वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट्स। जिनके बारे में आज बात करना चाहेंगे, जिन्होंने कोई कंट्रीब्यूट किया हो आपकी लाइफ में, कोई बात जिनकी हमेशा याद रहे? देखिए, कंट्रीब्यूट तो हर एक गुरु का ही होता है। मैंने बचपन से देखा है कि आपको हर एक टीचर हर एक मोड पे हर एक नया लेसन देके जाता है। तो मैं किसी एक टीचर के बारे में तो नहीं बात कर सकती, बट हाँ, जितने भी मेरे गुरु रहे, जितने भी मेरी टीचिंग लाइन में कितनी टीचर्स रही, सभी का कुछ ना कुछ योगदान रहा है मुझे आज यहाँ तक पहुँचाने के लिए। फिर भी कोई एक टीचर जो बहुत क्लोज रही है? कोई एक, अगेन मैं नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि जब भी सोचती हूँ कि कोई एक टीचर, तो बहुत सारी आ जाती हैं, क्योंकि हर एक ने मुझे एक अच्छा नया लेसन, हर एक अच्छी नई राह दिखाई है। मुझे बहुत हेल्प किया, सपोर्ट किया, बहुत प्यार भी किया। तो मेरी वो जो जर्नी रही स्कूलिंग की या कॉलेज की भी, वो बहुत ही अच्छी रही। तो आई एम वेरी लकी टू हैव दोज टीचर्स। शरारती थे? नहीं, उतनी भी नहीं। अब स्टूडियस होता है कोई एकेडमिक्स में और हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करता है, तो एक क्रिएटिव स्टूडेंट कह सकते हैं, बट नॉट दैट शरारती वन जो ये करे मतलब बच्चों को छेड़े वैसे। मतलब ऐसी कोई मेमोरी स्कूल की जो हमेशा साथ है, याद रहेगी? कुछ ऐसा हुआ कभी स्कूल की मेमोरी? कोई इंसिडेंट? ऐसा तो बहुत सारे हैं। मैंने भी इंजॉय किया है। मैंने भी एक बार स्कूल से बंक किया था। कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब अच्छा था। मतलब पहले से ये था, जैसे मैंने बताया कि मुझे एक्सप्लोर करना पसंद था, सीखना, नया करना। तो मैंने हमेशा ये रखा कि कुछ भी चीज़ें एक बार करके ज़रूर देखनी है। तो मैं इतनी अच्छी एकेडमिक्स में, और सब मुझे इतना अच्छा स्टूडियस बढ़िया बच्चा मानते थे कि वाह, ये लड़की कितनी अच्छी है, सब कुछ उसको आता है। तो मैंने कहा नहीं, एक बार बंक भी करके देखते हैं। तो मैंने स्कूल बंक किया था अपने 3 दोस्तों के साथ, जिसमें प्लान तो 5-6 लोगों का बना था, लेकिन दे टर्न आउट उसमें से 3 ही आए।
तो हम लोग 3 लोग बंक करके पूरा मेरठ पार करके किसी एक अलग बाहर जगह पे गए थे, वहाँ खाया पिया, और जब गए तो पता चला जिस जगह पे मैं जाना था वो बंद थी। अच्छा। वो बंद हो गई काफ़ी टाइम पहले, वहाँ बच्चे बंक करके जाते थे। फिर खाया पिया और वापस हम बाय द टाइम जब स्कूल ओवर हो और मुझे घर पे छोड़ने आते थे तो मैं वहाँ घर पहुँच गई। तो अंदर से ये था कि कहीं घर पे पता ना चल जाए, मेरे को ऑटो लेने आता था, छोड़ने जाता था, वो बताना दे कि आज तो तापसी हमारे साथ नहीं आई है, बट ऑटो आने से पहले ही मैं खुद घर पहुँच गई और पता नहीं लगा घर पे किसी को कुछ नहीं पता चला स्कूल में। तो बहुत अच्छी मेमोरी रही थी मेरी। बताया कभी इसके बारे में घर पे? नहीं बताया। अभी देख लेंगे अब जाके पता लग जाएगा। हाँ। मतलब ओवरऑल आपका स्कूल बढ़िया निकला? मतलब स्कूल, मेरे कोचिंग, मेरा ट्यूशन, स्कूल, सब कुछ मेरा बहुत अच्छा था। मतलब आई रियली एंजॉयड माय जर्नी टिल नाउ। मतलब आप 12th तक मेरठ में ही थे? 12th तक मैं मेरठ। कैसा मेरठ के बारे में बताओ कुछ, क्यों फेमस मेरठ है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के। बसी भी वहीं से हैं तो इसलिए लोग ज़्यादातर बात करते हैं मेरठ के बारे में। हाँ बिल्कुल, मेरठ बहुत अच्छी जगह है। मेरा तो बचपन पूरा वहीं निकला है। मैंने बहुत एक्सप्लोर किया वहाँ पे, वो फ्रेंड्स के साथ पूरे मेरठ में बहुत सारी जगह देखी, घूमी, और मैंने जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा वहाँ तक का वो बहुत ही बेस्ट रहा। लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के, सपोर्टिव हैं। खाने में वहाँ पे इट्स अ स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया, गुड्स एंड स्पोर्ट्स एंड गुड्स के लिए बहुत फेमस है। वहाँ पे बहुत सारे क्रिकेटर्स भी आते हैं, स्पोर्ट्स के लिए आते थे तब। अच्छा। मैं पढ़ती थी तब तो मैंने सुना ही था। प्लस वहाँ की नान खटाई खाने में फेमस है, कहा जाता है ऐसा। और एज सच ऐसा कोई क्विजीन नहीं है वहाँ का जो वर्ल्ड वाइड फेमस हो, बट नान खटाई के लिए तो बहुत ज़्यादा जाना जाता है, और स्पोर्ट्स एंड गुड्स के, स्पोर्ट्स वगैरह के लिए। मतलब ऐसे ना मेरठ के मतलब एक होता ना कि रुतबा टाइप्स का है। हाँ, लड़ाई झगड़े उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहता है। हाँ वो भी है। तो मैं तो वहीं पे पैदा हुई, वहीं मेरा बचपन निकला, तो मुझे वो कुछ अनयूजुअल नहीं लगा कभी भी। वो हमारे लिए सब कॉमन था। ऐसे कभी सामने हुई या कभी? होती रहती है वहाँ पे तो बहुत नॉर्मल है। हाँ, स्कूल में होना, बाहर सड़क पे होना, लड़ाई झगड़े, वो सब तो बहुत नॉर्मल है वहाँ पे। मैं एक बार इलेक्शन कवर करने गया था मेरे, तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में वहाँ हमारा डिबेट हुआ। तो वहाँ से 50-60 लड़के इकट्ठे हो गए, उनकी लड़ाई होते होते बची थी। वहाँ एक के साथ लड़ाई होगी ना, फिर थोड़ी देर बाद वहाँ 50-60-100 लोग आके लड़ने वाले होते हैं। तो वो पता है कि वहाँ पे लड़कों का रहता ही है, वैसे ही रहता है। तो 12th करते करते क्लियर हुआ था कि क्या करना है? या जर्नली जब हम स्कूल में होते हैं तो सबका, टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सबका एक सवाल होता है कि क्या बनना है, क्या करना है। तो वो उस सवाल का जवाब क्या था स्कूल में? ये सवाल का जवाब तो मैं ये नहीं कहूँगी 12th करने के बाद आया, मुझे तो बैक देन बहुत ही पहले लॉन्ग बैक आ गया था। क्योंकि मैं बचपन से ही हर क्लास में टॉप करती थी, बहुत अच्छी थी पढ़ने में। तो यूपी और बिहार में, इफ़ यू आर अ किड फ्रॉम यूपी और बिहार, तो वहाँ अच्छा पढ़ने लिखने वाला बच्चा है अगर एक परिवार का, तो वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में ही जाएगा। तो उसको आईएएस ही बनना है जाके। तो मुझे भी यही बता दिया गया। मैं तो बचपन से अपनी फैमिली में भी बहुत एक इलीट क्लास से नहीं बिलोंग करती हूँ, तो मैं देखती थी बहुत सारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं, तो मैंने सोचा मैं ही इनको सॉल्व करूँ। जैसे मैंने बताया, मैं एक्सप्लोर करना बहुत पसंद करती थी। सिमिलरली वो सारी प्रॉब्लम्स भी सोसाइटी में जो मैं आई कुड फाइंड, वो सबको कंसिडर भी करती थी। तो मैंने कहा कि कुछ ऐसा ही बनना है जिससे मैं अपनी पढ़ाई या जो भी मेरी क्रेडिबिलिटी, पोटेंशियल है, उसको यूज़ करके ये सब चीज़ें ठीक कर पाऊँ। तो किसी ने मुझे बताया ये तो आईएएस बन के ही कर सकती हो, देन ओनली यू हैव दैट पावर, जो पावर को इस्तेमाल करके आप ये सारी चीज़ें कर सकती हो। मैंने कहा ठीक है, तो इसको अगर सोशल वर्क कहते हैं और ये ऐसे होता है तो मैं आईएएस ही बन के करूँगी। तो वो आईएएस बनना बहुत पहले से दिमाग में आ गया था, स्कूल टाइम से। हाँ। पेरेंट्स ने भी बोला या सपोर्ट? पेरेंट्स ने ही सब बताया। मतलब मेरे पापा बोलते थे मुझे तुझे आईपीएस की ड्रेस में देखना है एक दिन। तो इतना, जब भी मैं ट्रॉफी वगैरह लेके आती थी ना स्कूल से खुश होते हुए, तो बस वो देख के ही कहते थे तुझे एक दिन आईपीएस की ड्रेस में देखना है मुझे। अब बहुत अच्छा स्टडी बैकग्राउंड चाहिए होता है उसमें, बहुत आपका क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए होता है। तो उनको यही था ये तो पक्का बनेगी, इसको बनाना ही है। बना लिया था स्कूल में कि ये बनना है। तो उसके बाद 12th के बाद क्या डिसाइड किया, क्या करना है आगे की पढ़ाई में? 12th के बाद आई डिसाइडेड कि मैं बाहर चली जाऊंगी। अमेरिका के लिए मैंने अप्लाई किया था एंड आई गॉट एडमिशन। और एट द क्लिफ मेरा मना हुआ क्योंकि मैंने आईआईटी जेईई मेंस क्वालिफाई कर लिया था यहाँ। तो एडवांस देने के लिए घर वालों ने वहाँ से रोक लिया और वो कैंसिल कर दिया। बैग पैक, सब कुछ पैक, मैंने कहा आई एम रेडी टू गो, रेडी टू फ्लाई। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब आईआईटी का एडवांस दे के जाना क्योंकि मेंस तुम्हारा क्वालिफाई हो गया।
तो हर जगह मेरे पोस्टर्स लग गए थे मेरठ में कि IIT मेंस क्वालिफाई हो गया, हमारे यहाँ से कोचिंग पढ़ी है, ये वो। रैंक तो मुझे याद नहीं है, 5 समथिंग स्टार्ट थी, बट अच्छी रैंक आई थी। रैंक भी इतनी अच्छी आई थी कि वो पूरे पोस्टर्स पे सब जगह पे लग गई थी। एग्जैक्ट डिजिट्स आई डोंट नो, 3 और 4 डिजिट्स आई थिंक। तो वहाँ पे लगने के बाद माय पेरेंट्स वर लाइक कि अब तुम कैंसिल कर दो जाना बाहर और ये करो, एडवांस की तैयारी करो। और बाय दैट टाइम मुझे पता भी नहीं था कि IIT JEE मेंस होता क्या है। मुझे बस मेरे टीचर्स ने क्लास में बोला, कुछ बच्चों को बोला कि तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, उसमें मैं भी थी, 2-3 बच्चों को खड़ा किया और बोला कि आज ना लास्ट डे है JEE मेंस का फॉर्म फिल करने का, जाके फॉर्म फिल कर देना, भर देना। मैंने कहा ठीक है। मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने बोला, हमने भर दिया। तो पता ही नहीं था क्या आई थी। मैं उसको अपनी दोस्त को बोल रही, ये होता क्या है, ये तो बता इसके फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि मैं तो पूरी तरह से मतलब प्रिपेयर नहीं थी उसके लिए। यस, कंप्लीटली इनटू सिविल सर्विसेज कि 12th के बाद भी मुझे कोई ऐसे स्टडी बैकग्राउंड से, क्योंकि उसके लिए यू जस्ट नीड टू बी ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनी ऑफ द बैकग्राउंड्स, कहीं से भी कोई भी BA BSc BTech कुछ भी करके। तो मुझे ज़्यादा प्रेफरेबल लगा कि वाई टू गो फॉर समथिंग एल्स। मैं बाहर जाके भी वही करने वाली थी, साइकोलॉजी से अपना BA। और यहाँ पे भी मैंने वही चूज़ किया था कि अगर इंडिया में पढ़ूंगी तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, 3 ऑफ द सब्जेक्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए, और वही मैंने चूज़ किया। तो IIT JEE इंजीनियरिंग का कोई दिमाग में कभी था ही नहीं। और मैं बाद में देखती हूँ कि अभी बच्चे दे आर सो क्रेजी अबाउट इट। जैसे मैं UPSC सिविल सर्विसेज के लिए उनके लिए मेंस एडवांस निकालना ही टारगेट होता है। एग्जैक्टली। तो आई क्वालिफाइड, क्योंकि मुझे लगता है शायद टीचर ने भी इसीलिए पॉइंट आउट किया होगा क्योंकि ही न्यू कि ये अच्छी है पढ़ने में। यस, बट ही वाज नोइंग कि मुझे तो बनना ही नहीं है ना, वो जाना ही नहीं है। तो वो एग्ज़ाम क्वालिफाई भी हो गया, फॉर्म भी फिल कर दिया। फिर घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं जाना है। इलिनॉइस यूनिवर्सिटी एट शिकागो पे मेरा नंबर भी आ गया था, वहाँ भी नहीं जाने दिया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पर मैं ये भी नहीं पढ़ूंगी, मुझे नहीं जाना इंजीनियरिंग में। तो दे आर लाइक कि नहीं, अब IIT JEE एडवांस तो तुम्हें देना ही होगा। ठीक है, मैंने कहा एक काम करते हैं, बहुत पढ़ाई हो गई है, अब IIT JEE एडवांस के लिए ना गोवा का सेंटर भरते हैं। वहाँ का गोवा का सेंटर भरा, वहाँ एग्ज़ाम देने गई। और उससे पहले कि ये आता मेरा एडवांस का रिज़ल्ट, मैं जाके बैंगलोर में एडमिशन लेके बढ़िया पढ़ना स्टार्ट कर दिया मैंने। अच्छा। क्योंकि अगर पढ़ना था इंडिया में तो बैंगलोर में ही पढ़ूंगी, मैं दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं आऊँगी। हालांकि मैं मेरठ से बिलोंग करती थी, तो फर्स्ट प्रेफरेंस लोगों की दिल्ली आना होता है, लेकिन मेरी नहीं थी। बैंगलोर क्यों चूज़ किया? बैंगलोर मुझे लगता था कि इट्स वे बेटर देन दिल्ली। हाँ, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी के जाना जाता है ना। यस, इट्स अ IT हब और सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है इंडिया तो मैं एक साल पहले पापा के साथ वहाँ एक्सप्लोर करके आई थी। मुझे वो सिटी बहुत पसंद आया, तो आई वेंट फॉर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। बट बाय द टाइम आई कुड गेट एडमिटेड इनटू क्राइस्ट, मेरा एडमिशन हो गई, क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। एडवांस का वेट नहीं किया रिजल्ट? नहीं, सेंट जोसेफ्स में क्लास स्टार्ट हो गई थी और एडवांस का रिजल्ट आया और पापा ने ही चेक किया, उन्होंने बोला कि वापस आ जाओ। मैंने बोला अब तो नहीं आऊँगी। वहाँ पे जाके मुझे एडवांटेज मिल गया कि अब मैं पूरा पैक वैक करके अच्छे से, मेरे को एक ही बैग लेके आने दिया था बैंगलोर में। ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। मैंने कहा मेरी क्लास स्टार्ट हो गई है, मेरा ओरिएंटेशन प्रोग्राम सब स्टार्ट हो गया, अगर नहीं जाऊँगी तो मेरा कुछ नहीं होगा, देखो एडवांस नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। बहुत इमोशनल अत्याचार करके मैं वहाँ गई और उन्होंने मुझे एक ही बैग लेके भेजा 2-3 जोड़ी कपड़ों के साथ कि ताकि वापस बुला सके। हाँ, उन्हें श्योरिटी थी कि एडवांस क्वालिफाई हो जाएगा और इसको वापस ही आना है। और मेरे को श्योरिटी थी कि मैं चाहे क्वालिफाई हो या ना हो, मुझे नहीं आना है, मैं वहीं रहूँगी। तो मैं अपना छिपा के सब चीज़ें लेके गई पूरा सेट करके और वहाँ अपना PG लेके मैंने रहना स्टार्ट कर दिया। तो रिजल्ट आया फिर? रिजल्ट बाद में आया, बहुत बाद में आया। तब तक मेरी क्लास स्टार्ट हो गई थी। पापा ने बोला वापस आ जाओ। आई थिंक वो क्वालिफाई हुआ होगा तभी उन्होंने बोला। मैंने कभी उस पर डिस्कशन भी नहीं किया, कुछ नहीं, उस दिन ही बोल दिया। मैंने कहा या तो मैं ये पढ़ूंगी या मैं नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा देखो ना, मेरे को IAS बनना है, मैं IIT में जाऊँगी, किसी में भी, IIT मुंबई या कहीं भी मेरा नंबर आता है, जो भी है वट एवर सो, मेरा मन ही नहीं लगेगा पढ़ाई में क्योंकि मुझे तो IAS बनना है। कहते नहीं उसके साथ साथ IAS की प्रिपरेशन भी कर लियो। मैंने कहा नहीं, मुझे तो बस जल्दी फटाफट तैयारी करके IAS बनना है, मुझे नहीं पढ़ना फालतू की किसी भी चीज़ में। तो यूज लाइक नहीं, तुम आओ IIT करो। मैंने कहा अब आप डिसाइड कर लो, या तो मैं यहाँ पढ़ूंगी या मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं IAS नहीं बनूंगी, फिर मैं इंजीनियरिंग ही लाइन में ही जाऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर अब तुम्हारी जैसी मर्जी, जब तुमने कहा है कि तुम्हारा पढ़ने का मन ही नहीं करेगा
और जब तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा उस फील्ड में तो ज़बरदस्ती करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मम्मी ने समझा लिया और मैं वहीं रह गई। तो बीटेक सीएस करना शुरू किया आपने बेंगलोर में? नहीं, बैंगलोर में मैंने ट्रिपल मेजर कोर्स ही किया, HEP हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस सेंट जोसेफ्स यूनिवर्सिटी से। और जब मैं सेकेंड ईयर में थी तो लॉकडाउन लग गया और मैं आ गई वापस 2020। यस मेरठ। और मेरठ में आने के बाद लगभग 6 महीने बाद कुछ ऐसा था, ऑनलाइन कोर्सेज और कुछ गाइडलाइंस आई थी कि आप एट द सेम टाइम यू कैन गो फॉर अनदर ग्रेजुएशन कोर्स। तो मैंने अप्लाई कर दिया घर वालों के बोलने से कि नहीं कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ था चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, एक काम करो तुम फिर से कर लो, एक बार इंजीनियरिंग कर लो एक बार। क्योंकि उस टाइम ना घर वालों के दिमाग में लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डाल दी थी कि देखो इसने जेई मेंस क्वालिफाई किया, ये भी क्वालिफाई किया, एडवांस हो गया और इंजीनियरिंग नहीं करी, देखो कितना अच्छा स्कोप है, इंजीनियरिंग तो सिक्योर जॉब होती है। तो वो दिमाग में घर वालों के कहीं ना कहीं रहा, तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग फिर भी करवाई। मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, तब भी तो मैं पढ़ती हूँ, तब भी मुझे पढ़ना पसंद है, चलो कर देती हूँ। और मैंने इंजीनियरिंग के लिए यहाँ कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया और फिर लॉकडाउन में वो क्लासेस ऑनलाइन चलती रही, उधर भी और इधर भी। अभी आपका फाइनल ईयर है यहाँ पे, अब मेरा फाइनल ईयर है 4 साल का जी। कैसा एक्सपीरियंस है? बीटेक का इतना कुछ खास एक्सपीरियंस रहा नहीं मेरा एक्चुअली, क्योंकि सीरियसली मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था। बट मैंने सोचा लॉकडाउन में मुझे ऐसे फील हुआ कि चलो टेक की फील्ड में भी एक्सप्लोर करके देखते हैं। मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सीखा है, तो टेक फील्ड में करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। तो मैं लॉकडाउन ओवर होने के बाद चली गई वापस बैंगलोर। मैंने वहाँ जाके 6 मंथ्स जॉब करी, फिर मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई दिल्ली में, तो मैं दिल्ली आ गई। 6 महीने जॉब की? हाँ मैंने जॉब की। कैसा एक्सपीरियंस था? वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब सीखा काफ़ी कुछ, एक्सप्लोर किया, देखा, एक्सपीरियंस किया कि कैसे कॉर्पोरेट्स में जॉब होती है, कैसी लाइफ होती है, एक्सपोजर लिया। मैंने कहा इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो मैं आ गई 6 महीने बाद और दिल्ली आके क्लासेस स्टार्ट हो गई, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई में पूरा अपना 100% दिया। फिर धीरे धीरे ऐसा फील हुआ कि नो इट्स नॉट रियली फॉर मी, क्योंकि कौन सा पता नहीं सेकंड थर्ड ईयर ही था शायद, हाँ सेकंड और थर्ड ईयर का इन बिटवीन कुछ था। तो फील हुआ कि है ना, आप आईएएस की तैयारी भी कर रहे थे? हाँ। कब कर रहे थे? दिल्ली आने के बाद मैंने पूरा प्रिपरेशन किया। ऑल्सो लॉकडाउन में मैंने घर में भी आईएएस की घर से प्रिपरेशन बेसिक जो रहता है ना, हाँ कोचिंग नहीं ज्वाइन किया, घर से सेल्फ प्रिपरेशन में। आई बिलीव्ड इन सेल्फ प्रिपरेशन, मेरा हो जाएगा, मैंने किया। तो मैं लॉकडाउन में भी मैंने बेसिक तो पूरा कंप्लीट ही कर लिया था, 2 NCERTs और जितना सब कुछ बताया जाता है ऑनलाइन, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। यू नीड नॉट टू गो फॉर दैट कि कोचिंग जाकर ही होगा। हो सकता है इंटरव्यू के लिए, प्रिपरेशन के लिए यू कैन गो फॉर मॉक इंटरव्यूज, लेकिन प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन यू कैन डू एट होम। बस आप टेस्ट सीरीज लेते रहिए। तैयारी करना चाहते हो, मुझे लगता है पहले कोचिंग ज्वाइन करी जाएगी फिर तैयारी करी जाएगी। मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करके देखी। अपने फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे और भी फ्रेंड्स थे जो प्रिपरेशन कर रहे थे, बैंगलोर से भी काफ़ी सारे थे, तो मैंने सबके एक्सपीरियंसेस लिए कि क्या है उनका, क्या कैसे सब चल रहा है। तो बाय द टाइम आई फेल्ट कि नहीं, ज़रूरी नहीं है सब कुछ करने के बाद कि नहीं कोचिंग ज़रूरी नहीं है। और मैं फिनेंशियल इंडिपेंडेंसी में बहुत बिलीव करती हूँ, तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख या व्हाटएवर द फीस इज, जब मैं देखती थी तब तो 1.5 लाख कुछ ऐसा होता था, 1.80, उतना बहुत ज़्यादा है। तो मैं पेरेंट्स से लेके और उसमें करूँ तो वो वर्थ नहीं लगता था मुझे। तो मैंने कहा मैं सेल्फ प्रिपरेशन से कर सकती हूँ, हाँ ईजिली आई कैन डू दैट। तो मैंने लॉकडाउन में ही स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। मैंने खुद की प्रिपरेशन भी करी, फिर मैंने कोचिंग सेंटर खोल दिया अपना वहाँ पे, मतलब शांति से मैं कभी नहीं बैठ सकती। अच्छा। कोचिंग सेंटर पढ़ाया बच्चों को, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाया बढ़िया, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मेरा PCMB का बैकग्राउंड था तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब बढ़िया पढ़ाया। सारी क्लास के बच्चे? सारे क्लास के बच्चे, 8th क्लास से स्टार्ट करके अप टू 12th। कितने टाइम पढ़ाया बच्चों? 6-7 मंथ्स पढ़ाया। घर वाले कहते नहीं थे कुछ, क्या कर रहे? नहीं, उनको पता था कि इसको पढ़ना भी पसंद है और पढ़ा रही है। लॉकडाउन में सब लोग घर खाली तो बैठे हैं, कुछ कर रही है, तो मैंने पूरा घर का बाहर वाला जो पोर्शन था, ड्राइंग रूम, पूरा कोचिंग सेंटर में तब्दील कर दिया। और बढ़िया इनकम भी आ रही थी लॉकडाउन में, सबकी इनकम बंद थी, मैं इनकम जनरेट कर रही थी। पेरेंट्स परेशान हो गए थे बच्चों को कहाँ भेजें, तो वहाँ पे बच्चे पढ़ने के साथ साथ फन भी करते थे, उनको पता ही नहीं चलता था चैप्टर्स कब खत्म हो गए। तो दे रियली लाइक्ड इट। तो उन्होंने बोला मैम आप तो टीचर ही बन जाओ। मैंने कहा ऐसे तो मुझे बहुत सारी चीज़ें बननी पड़ेंगी लाइफ में, तो ऐसे सब कुछ नहीं बन सकती, कुछ एक तो चूज़ करना पड़ेगा। फिर मैं वापस लॉकडाउन जब तक ओवर हुआ तो मैं चली गई थी। तो बीटेक का क्लोज कर दिया उसको। फिर आप पढ़ाई के लिए आ गए? हाँ, फिर मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली आई।
दिल्ली में मैंने पूरी प्रिपरेशन करी IAS की अपनी, सुबह राइट स्टार्टिंग फ्रॉम 3:45 AM टू 10:30 PM तक मेरा डे स्केड्यूल रहता था। और मुझे आई रियली इन्जॉयड स्टडिंग, मुझे पढ़ना अभी भी बहुत पसंद है। तो वेन एवर आई गेट टाइम कहीं भी ट्रैवल करते हुए या कुछ भी, तो आई फाइंड एनीथिंग जस्ट टू गेन दैट नॉलेज, या आई रियली लाइक टू एक्वायर नॉलेज। इट्स नॉट दैट कि आप कुछ रट्टा लगा रहे एग्जाम करना है या कुछ करना है, वो नॉलेज जो आप गेन कर लेते हैं ना, दिव्याकृति सर बहुत सही कहते हैं, आप हाँ आप कुछ भी करें लाइफ में, कुछ भी करना चाहें, एक बार IAS की तैयारी ज़रूर कर लें, ज़रूर पढ़ लें एक बार सिलेबस को, क्योंकि उससे आप बहुत कुछ सीख लेते हैं। आपका एक जो माइंडसेट है ना, वो बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट में ओपन हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो वो बहुत सही बात बोलते हैं वो। वैसे ही मैंने प्रिपरेशन करके सीखा समझा। अटेम्प्ट दिया कोई? अटेम्प्ट तो इससे पहले देती, 21 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो आई वॉज वेटिंग 3-4 मंथ्स का कुछ स्पैन था। नवंबर में मैं होती हूँ, 9 नवंबर को मेरा बर्थडे होता है, और उसके बाद ही फैब या मार्च में कुछ तो एग्ज़ाम का फॉर्म या फिर एग्ज़ाम होना था। उतने में ही माइंडसेट पूरा चेंज हो गया, मतलब पूरा एकदम अपसाइड डाउन हो गया, सब बदल गया, एकदम 360 डिग्री रोटेट हो गया। क्या सिचुएशन रही, मतलब ऐसा क्यों हुआ अचानक से बदला? कि ऐसा फील हुआ, सब कुछ नॉलेज जब आपके पास आ गई तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस सबसे ऊपर उठ गई, कुछ करती हूँ उससे ऊपर उठ गई, कुछ किया उससे ऊपर उठ गई। तो वो सब प्रिपरेशन करने के बाद आई फेल्ट कि ये मुझे किसी और ने बताया था, मुझे हमेशा से दिया गया था कि वो पावर आपके हाथ में तभी आएगी बदलने की जब आप IAS बन जाओगे। जब सब पढ़ लिया, सिस्टम को समझ लिया, हाउ इट वर्क्स, एग्जीक्यूशन में होता क्या है, 3 ऑफ द बॉडीज काम कैसे करती है, जुडिशरी, योर लेजिस्लेटिव, योर एग्जीक्यूटिव बॉडी, हाउ डू दे वर्क, फोर्थ पिलर जो मीडिया है कैसे काम कर रहा है, कैसे सिस्टम चल रहा है, फिर प्रैक्टिकली उस चीज़ को देखना। एक तो आप पढ़ते हैं और एक जो रियलिटी में वो एग्जीक्यूशन में होता है, दोनों में एक ह्यूज डिफरेंस है। दोनों चीज़ों को कंपेयर करके, रियलाइज़ करके आई केम टू दिस पॉइंट कि ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। जैसे आपको देश की सेवा करने के लिए बॉर्डर्स पे जाना ज़रूरी नहीं है, वैसे ही आपको समाज में बदलाव लाने के लिए IAS ही बनना ज़रूरी नहीं है। You not need a post yes, to make change. Yes, exactly. You need not to be at any post जो उसके लिए रिक्वायर्ड होती है। जैसे आपको एंकरिंग करने के लिए एंकर ही बनना ज़रूरी है, दैट्स नॉट द रियली केस। आपको समाज में बदलाव लाने के लिए जो हर एक एस्पिरेंट बोलता है, आप देखेंगे कितने सारे मॉक इंटरव्यूज़ आप देखेंगे, सब बोलते हैं हमें ये चेंज करना है, हमें ये चेंज करना है, हमें ये चेंज। तो मैंने ऐसा फील किया, आई डोंट नो अबाउट पीपल और ऑल द एस्पिरेंट्स आउट देयर, उनका कुछ और भी दूसरा कोर्स हो सकता है, लेकिन मेरा रियल कोर्स ही यही था कि मुझे समाज में बदलाव लेके आना है। तो विद दैट रियल कोर्स मैंने IAS बनना ड्रॉप करके उस कोर्स को कंटिन्यू किया कि मैं इसको कर सकती हूँ ऐसे भी। तो वहाँ से स्विच हुआ दिमाग के, अब IAS नहीं बनते, हाँ अपने पर्पस पे टिकते हैं। पर्पस पे टिकते हैं कि वाई डू आई नीड टू रियली बिकम एन IAS ऑफिसर, तो वाई कांट आई डू दिस, जहाँ भी मैं हूँ, जो भी मैं हूँ, वहाँ से क्यों नहीं कर सकती। तो इट टुक मी समवेयर 3-4 months डिसाइड करने के लिए कि समाज में जो बदलाव लेके आने हैं वो तो बहुत सारी चीज़ों में है। तो मैं एक साथ सारी चीज़ों में बदलाव तो ना तो IAS बन के ला सकती थी, ना ये जो नॉर्मल हूँ, जो भी जहाँ से कुछ शुरू कर रही हूँ वहाँ से भी नहीं ला सकती हूँ। तो वो चूज़ करने में ही मुझे 3-4 months लगे कि मैं कौन सी एक ऐसी प्रॉब्लम को पहले उठाऊँ जिससे मैं समाज की और भी प्रॉब्लम्स पे काम कर पाऊँ। तो मेरा जो बैकग्राउंड है ना बीटेक पानीपुरी वाली का, ये दिस इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर ट्रेंडिंग पीपल जिनको आप देखते हैं। तो जब वो मेरे बारे में सुनते हैं, जब रियल स्टोरी जानते हैं, देन दे गेट टू नो, ओ दिस इज, शी इज़ वर्किंग ऑन दिस एंड दैट्स द रीज़न शी इज़ हियर। तो वो बाद में पता चलता है। मैंने डिसाइड किया कि फूड इंडस्ट्री इज़ समथिंग आई शुड गो विद, जिसके साथ में और अदर प्रॉब्लम्स या अदर इंडस्ट्रीज़ को इंटरलिंक कर सकती हूँ। आई कुड हैव गॉन विद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कुछ और काम करके, लेकिन आई फाउंड कि अगर मैं किसी और एक फील्ड पे काम करती हूँ तो मैं उसको इंटरलिंक नहीं कर पा रही इतना क्वाइट ईजीली जितना मैं फूड इंडस्ट्री से कर पा रही हूँ, बिकॉज फूड इंडस्ट्री इज़ द कोर फॉर एवरी इंडस्ट्री। दिस इज़ 3 times a day और मे बी इन इंडिया 5 times a day फॉर एवरी इंडिविजुअल। वी आर द स्नैकिंग नेशन, तो हमें तो मंचिंग करने के लिए, जूस पीने के लिए, बीच में ये खाने के लिए वो सब चाहिए होता है, राइट। तो आई पिक्ड अप दिस and interlinked all other food, all other industries, all other problems emerging in society to this industry. फूड से रिलेट कर लिया सब। Yes. तो वो पॉइंट क्या था जब ये डिसाइड किया कि ये करेंगे?
बीटेक पानी पूरी? नहीं, वो भी बहुत बाद में डिसाइड हुआ। अच्छा, तो मतलब इट टुक लॉन्ग टाइम। आपने इंडस्ट्री डिसाइड की कि फूड इंडस्ट्री में? फूड इंडस्ट्री से करना है, वो है जहाँ से स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली वहाँ से स्टार्ट करते हैं और उस इंडस्ट्री से बाकी सारी प्रॉब्लम्स को इंटरलिंक करते हैं। Okay. विमेन एम्पावरमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी। हेल्थ एजुकेशन सिस्टम इन इटसेल्फ इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो मैं सिर्फ एजुकेशन सिस्टम पे काम करूँ वो भी सारी चीज़ों में बदलाव नहीं ला सकता, क्योंकि इट विल बी टेकिंग अ लॉन्ग टाइम। मतलब जनरेशन लगेंगे, एक सिस्टम बदला, आज बदला, एक जनरेशन बदली, फिर दूसरी बदली, तब जाके और चीज़ें बदल पाई। बट देन इफ वी चेंज आवर फूड इंडस्ट्री एंड इफ वी लिंक हेल्थ एजुकेशन विद दैट, मुझे लगता है कि अभी हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट आई कुडंट फाइंड एनीबडी वर्किंग ऑन दिस फूड इंडस्ट्री विद गिविंग देम अलॉन्ग विद हेल्थ एजुकेशन, है ना। वी कैन काउंट ऑन खान सर, विकास दिव्य कृति सर, ऑल्सो वी हैव PW, कितना है ना, फिजिक्स वाला सर जो अलग पांडे सर हैं, हाँ अवध ओझा सर है। तो दे आर रेवोल्यूशनाइजिंग दिस इंडस्ट्री, but can we count on any of the person who is working on the food industry along with the health education? No, but this is equally important. जब हमारी खुद की ही हेल्थ नहीं है, if we as an individual is not standing at any position जहाँ पे हम अपने आप को ही अच्छे से पोजीशन कर पाएँ, तो what is the mean of having good education to become something, to bring out change in something? It doesn't make any sense. तो मुझे ऐसा लगा, I felt that way, इसीलिए आई पिक्ड अप दैट। फिर बीटेक पानीपुरी वाली तो इट्स लाइक कि वो इट टुक लॉन्ग टाइम, 7-8 मंथ्स, पूरा रिसर्च किया कैसे किस चीज़ को कैसे इंटरलिंक करूँ, किस फूड से स्टार्ट करूँ, क्योंकि आई पर्सनली फॉलो सात्विक लाइफस्टाइल। तो मैं सात्विक लाइफस्टाइल में सब कुछ सात्विक ही खाती हूँ। 5 years, इट्स बीन 5 years। हाँ, तो मुझे प्रॉब्लम आती है बाहर खाने में, और मुझे 2 बार इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग भी हुई है। और मैंने थ्रू आउट इंडिया बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, तो बाय दिस एज मैं बहुत सारी चीज़ें कर चुकी हूँ, तो मुझे बहुत इजी रहा ये चूज़ करना। कितने स्टेट घूमे? सब कुछ देख के, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हटा के पूरा टॉप टू डाउन आई एम डन। इधर ईस्ट टू वेस्ट में ओनली ईस्टर्न स्टेट्स आर लेफ्ट, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, पौंडीचेरी, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। घूमने के पीछे एक्सप्लोर करना पसंद है। अभी बिजनेस में आने के बाद तो बिजनेस ही रीज़न रहा, लेकिन उससे पहले मैंने सोलो ट्रैवल किया है, फ्रेंड्स के साथ भी ट्रैवल किया है, बहुत ट्रैवल किया है, देखा, एक्सप्लोर किया है। और मेरा मानना ये है कि जितना आप किताबों से पढ़ के सीखते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा, मैंने तो किताबों से भी सीखा, उससे कहीं ज़्यादा आप इस देश का, हमारे खुद के देश का भ्रमण करने से सीख लेते हैं। क्योंकि इंडिया में देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, आपको सब कुछ मिलेगा, जोग्राफिकली, फिजिकली, आपको जितने भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज देखें आप, सब कुछ है यहाँ पे, वेदर कंडीशंस, क्लाइमेट चेंज, एवरीथिंग इज़ देयर। जो कभी घूमने नहीं जाते उन्हें क्या कहेंगे? कभी घूमने नहीं जाते तो यू आर मिसिंग आउट सो मेनी थिंग्स। बहुत ही अच्छा, हमारा बहुत प्यारा देश है। आप देखो हिमालयाज, वी हैव समुद्र भी है हमारे पास, प्लेन्स भी हैं, प्लेन्स में अपने रहने का, जीने का एक अलग ही अनुभव होता है। तो आप अगर हिमाचल में जाएंगे, हिल स्टेशंस, माउंटेन्स में जाएंगे, और हमारे पास तो हमारी हाईएस्ट पीक्स भी हैं इंडिया में। हमारे पास नीचे जाएंगे तो हमारे पास पूरा ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स इतना ब्यूटीफुल है। फिर यू गो टू कन्याकुमारी, गाने में सुन के अच्छा लगता है कश्मीर टू कन्याकुमारी, लेकिन इट्स वेरी ब्यूटीफुल। यू आर मिसिंग आउट सो मेनी थिंग्स। गो टू गुजरात, एक अलग ही कल्चर है, कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, लैंग्वेज डाइवर्सिफिकेशन, यू हैव फूड डाइवर्सिफिकेशन, यू विल लव दैट। तो घर पे बताया, पता चला कि यूपीएससी क्विट कर रहे हैं और कुछ और स्टार्ट कर रहे हैं? नहीं, वो किसी एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था, तो वो पापा तक पहुंच गया। अच्छा। माय फादर इज़ इन मीडिया, Okay. तो उन्हें झटपट से ही केम डाउन टू दिल्ली एंड आई वाज लाइक व्हाट इज़ दिस, व्हाट आर यू डूइंग, मतलब तुम तो यहाँ पे IAS की प्रिपरेशन करने आई थी, ये कि तुम पानीपुरी का ठेला लगा के खड़े हो। तो मुझे भी इट वाज सो फनी, लगा कि हाँ बता देना चाहिए था, बट देन आई वाज लाइक नहीं ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, अब तो मैं हाफ वे देयर, करने का डिसाइड कर लिया है, ऑलरेडी एग्जीक्यूशन हो गया है, स्ट्रीट पे खड़ी हूँ, बेच रही हूँ, सबको पसंद आ रहा है, तो आई एम ऑलरेडी हाफ वे देयर। तो मैंने बोला अच्छा एक काम करो, समझाने का वक्त नहीं है मेरे पास, आप मेरे साथ चलो, कार्ट पे खड़े होना मेरे साथ, देखना कि हाउ पीपल रिएक्ट टूवर्ड्स इट।
तो उन्होंने देखा, चुपचाप से शांति से खड़े हुए, मैं पानी पूरी दे रही हूँ एंड ही इज़ लुकिंग एट मी एंड देन टू द कस्टमर्स ही इज़ लाइक क्या चल क्या रहा है ये, मैंने कहा थोड़ी देर देखो. तो देन ही स्टार्टेड नोटिसिंग कि पीपल आर अप्रिशिएटिंग अ लॉट. ओके. पीपल आर लाइक ऐसा कुछ उनको चाहिए था जो हेल्दी वर्जन ऑफ फूड हो, हेल्दी वर्जन ऑफ स्नैक. ऑफ कोर्स हमने स्टार्ट किया था पानी पूरी से और वो उनको मिल गया. तो दे आर आउट ऑफ देयर हैप्पीनेस, दे आर ऑन क्लाउड 9 कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, दैट टू अ गर्ल इज डूइंग इट. तो वो भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिंग था कि एक लड़की पानी पूरी बेच रही है, कार्ट लगा के यहाँ खड़ी है, दैट टू शी इज़ गिविंग हेल्दियर वर्जन ऑफ फूड, क्वालिटी के साथ, हाइजीन के साथ एंड एवरीथिंग. वहाँ पापा का थोड़ा सा दिमाग बदल गया, हाँ डाउन हो गया कि चलो ये कुछ अच्छा कर रही है. अब पीपल आर अप्रिशिएटिंग, पीपल गिविंग ब्लेसिंग्स टू हर. फिर उन्होंने थोड़ा शांत हुए, बाद में पूछा. मैंने कहा देखो स्वस्थ भारत बनाना है तो यहाँ से शुरू तो करना पड़ेगा. हर चीज़ की शुरुआत छोटे से ही होती है, मैंने इससे शुरू किया है. ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. फिर उन्होंने छोड़ दिया ये बोल के कि तेरा तो कुछ समझ नहीं आता, तू कुछ भी करती है, कर ले तेरा जो मन करे, लेकिन तुझे IAS तो ज़रूर बनना है. अच्छा. मैंने कहा ठीक है देखेंगे. तो मैं तो बैक ऑफ द माइंड में पूरा ड्रॉप कर ही चुकी थी, कर चुकी हूँ. अभी भी उनको ऐसा लगता है कि एक बार IAS का एग्ज़ाम ज़रूर देना है. अच्छा उनको. तो ये बोल के उन्होंने छोड़ दिया कि चलो ये जो कर रही है करने दो. बट दे आर वेरी मच सपोर्टिव. उन्होंने मुझे पहले से ही बचपन से ऐसे रेज किया कि देयर आर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अ बॉय एंड अ गर्ल. मैं आई एम द एल्डेस्ट वन इन माई फैमिली. मेरा भाई मुझसे छोटा है, लेकिन हमेशा मुझे प्रायोरिटाइज़ किया गया. एक फैमिली में जो बहुत ही एक बच्चा ऐसा होता है ना, शायद वो बेटा होता होगा जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, उसको सपोर्ट किया जाता है. बट आई एम द वन. तो आई फील लाइक अगर उन्होंने मेरे लिए इतना किया है, मुझे हमेशा से इक्वली ट्रीट किया है, कभी मुझे इस चीज़ का फील ही नहीं होने दिया ऐसे समाज में और मेरठ जैसी लोकेलिटी में रहते हुए कि लड़की भी इतना कुछ कर सकती है. तो वॉट एवर आई एम हियर टुडे वो सब मेरी फैमिली की वजह से. परवरिश. हाँ, वो मेरी परवरिश, वो मेरे मम्मी पापा, उनका समझना, सपोर्ट करना, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ देम. उनकी वजह से ही मैं यहाँ हूँ, उनकी वजह से ही मैंने सारी चीज़ों को करके देखा. अगर वो बैरियर्स या कंस्ट्रेंट्स मेरे पर होते, वो रिस्ट्रिक्शंस होती, तो शायद मैं 1 या 2 चीज़ों को ही लाइफ में एक्सप्लोर कर पाती और तब मैं इतना बड़ा डिसीज़न नहीं ले पाती. क्योंकि मैंने सब कुछ कर करके देखा, एक्सप्लोर किया, एक्सपोजर लिया, एक्सपीरियंस किया, बहुत ओपन माइंडेड रह के मैं ये डिसीज़न ले पाई इतना बड़ा कि हाँ मुझे स्वस्थ भारत बनाना है. तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स. अब हम बीटेक पानीपुरी वाली बात पे आए गए, तो आप हमें थोड़ा अच्छे से बताइए कि कैसे वो आइडिया जनरेट हुआ एंड देन जैसे आपने हेल्थ इंडस्ट्री चूज़ की एंड फिर वो पानीपुरी पे कैसे आए और वो क्या चैलेंज था बिल्कुल, मतलब वो प्लानिंग से लेके वो एग्जीक्यूट जब आप रोड पे पहुँचे, तो वो हमें बताइए. वो जर्नी इट टुक अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि डिसाइड करना ही बहुत मुश्किल था कि कौन से फूड से स्टार्ट करें. अब इंडस्ट्री चूज़ कर ली है तो अब डिसाइड करना है कि कौन सा फूड होगा वो जिससे हम इसको रेवोल्यूशनाइज करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ेंगे. ठीक है. तो हमने मल्टीपल ट्रायल करे. इसके बीच में एक चीज़ आती है कि मैंने बैंगलोर में एक रेस्टोरेंट रन किया था, अन्नपूर्णा जी दिल्ली वाले के नाम से. वहाँ पे भी शांत नहीं बैठे आप? वहाँ पे शांत नहीं. एंड आई वाज द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम एंड मे बी ऑफ द बैंगलोर. तो वहाँ मैंने कर लिया था रेस्टोरेंट नॉर्थ इंडियन क्विजीन के साथ, क्योंकि साउथ इंडिया में जाके मुझे नॉर्थ इंडियन फूड नहीं मिलता था. तो आई ओपन अ रेस्टोरेंट. पीपल आर लाइक अगर तुम फ्लाइट मिस कर देती हो जो कि तुम करती हो, तो क्या तुम पूरा एयरवेज खरीद लोगी? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं आई एम रेडी फॉर दैट. अगर मुझे वैसा एक्सपोजर मिला, ऐसा कुछ, बिल्कुल फॉर श्योर. इतना बड़ा सोच लेती है तू? मैंने कहा सोचना बहुत ज़रूरी है बड़ा. अगर बड़ा सोचोगे ही नहीं तो बढ़ोगे कैसे आगे, करोगे कैसे? तो मैंने बड़ा सोचना तो बचपन से ही रखा कि बड़ा ही सोचना है. तो मैंने रेस्टोरेंट ओपन कर लिया. अपने खाने की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, सबकी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए रेस्टोरेंट ओपन किया. तो वो रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस मुझे वहाँ से था. तो मैंने चूज़ किया कि नहीं, हम रेस्टोरेंट के मॉडल पे तो नहीं, हम स्ट्रीट वेंडिंग के मॉडल पे जाएंगे. उसके 2 रीज़न थे कि हमें एक तो इसको थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल, ऑपरेशनल कॉस्ट को मिनिमल करके स्टार्ट करना था. एंड द सेकेंड थिंग वाज कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग टू दैट कैटेगरी हमारे इंडिया में, जहाँ पर वो अफोर्डेबल फूड खाने के लिए स्ट्रीट फूड ही खाते हैं. अच्छा. मेजरली
दे डोंट गो टू बिग रेस्टोरेंट्स और एवरेज रेस्टोरेंट टू फिल देम अप, वो यूजुअली स्ट्रीट फूड ही खाते हैं। अभी भी आप देखेंगे जो हमारी डी क्लास वर्क है वहाँ पे लोग लंच ब्रेक में कोई भी आसपास की एक स्ट्रीट वेंडिंग होकर ढूंढ के वहीं खा रहे होते हैं 30 रुपीज़ 20 रुपीज़ का। तो टू दैट लेवल ऑफ द सोसाइटी वो कोड से ठीक होना चाहिए सब कुछ, इसीलिए मैंने स्ट्रीट वेंडिंग को चुना। ओके। तो पानी पूरी की रेडी लगा के क्या बड़ा कर रही हो शायद नहीं होगा, लेकिन वहाँ से बड़ा करना वो बहुत बड़ा है, क्योंकि उस पे कोई ध्यान नहीं देता है। बेसिक मैं हेल्दी हाइजीनिक फूड एजुकेशन के साथ उसको हाईली प्राइस्ड करके बड़ा रेस्टोरेंट भी खोल सकती थी, बट आई चोज दिस क्योंकि वो कोर एक बेसिक वो उस लेवल ऑफ द कम्युनिटी पे नोबडी केयर्स अबाउट दैट, कोई भी ध्यान नहीं देता, उनकी परवाह किसी को नहीं है। इफ इट कम्स टू बिजनेस, तो मैंने बिजनेस के लिए ही नहीं किया, ये बिजनेस बाद में टर्न टू बिजनेस, क्योंकि फूड है सबको बिजनेस की तरह ही परसीव करेंगे, बट इट वॉज फॉर द कोज। तो मैंने स्ट्रीट वेंडिंग को इसीलिए चुना। दूसरी जो ये था पानी पूरी ही को क्यों चुना, वो ये था कि मैंने मोमोज भी देखे हेल्दी बना दूं, मैंने बर्गर को देखा, मैंने पिज़्ज़ा को देखा, मैंने मील बॉक्स बना के देखे, मैंने बहुत कुछ बनाया, बट देन देयर वॉज समथिंग जिससे मैं वो आईएस वाला दिमाग चलता था ना, मैंने कहा कि 80% पॉपुलेशन बिलोंग टू दैट कैटेगरी, जो छोटे लोग होते हैं जिनका पॉकेट साइज छोटा होता है, वो बेचारे उनका कोई ध्यान नहीं रखता, हेल्दी हाइजीनिक फूड उनको कोई नहीं देता, तो वो आईएस वाला ही दिमाग था। सिमिलरली फूड को भी चूज़ करने के लिए एक आईएस वाला दिमाग काम आया कि यहाँ पे हम एक ऐसे फूड से शुरू करते हैं जो पूरे नेशन वाइड लोगों को पसंद है। तो मोमोज में भी इट्स रिस्ट्रिक्टेड टू दिल्ली, एंड इफ इट कम्स टू साउथ इंडियन फूड तो वो भी डोसा इडली इट्स गुड, कंपैरेटिवली गुड एंड हेल्दी फॉर अस, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड टू अगेन साउथ इंडिया। पीपल हियर इन नॉर्थ इंडिया कैन नॉट रिलाई ऑन हैविंग साउथ इंडियन फूड एवरी नाउ एंड देन। तो जब फूड की बात आई तो मैंने कहा कोई एक ऐसी चीज़ से शुरू करते हैं जो पूरे इंडिया में खाई जाती है, एंड दैट वॉज पानीपुरी। तो पानीपुरी को फिर हमने चूज़ करके उसको हेल्दी वर्जन ऑफ पानीपुरी बनाया, कि उसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, उसके हर एक छोटे छोटे स्मॉलर एस्पेक्ट्स पे काम किया, एवरी एस्पेक्ट एवरी पॉइंट दैट यू कुड फाइंड आउट फिगर आउट कि इस पे काम हो सकता है, हमने हर एक चीज़ पे काम किया। पूरा एक रिसर्च R&D की हमने पानीपुरी को बेचने से पहले कि इसको कैसे मार्केट किया जाए, इसको कैसे हेल्दी बनाया जाए, इसको एट द सेम टाइम अफोर्डेबल कैसे रखा जाए, और हाइजीनिक तो बहुत स्ट्रीट फूड में हाइजीन इज़ द मेन कंसर्न, तो वो भी कैसे किया जाए, वो मेंटेन नहीं हो पाता है। बिल्कुल। तो सारे 4 ऑफ द P's जो बिजनेस के होते हैं, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस एंड वन मोर थिंग प्राइस, इन सब पे हमने काम किया। सब चीज़ों पे काम करने के बाद फिर हमने कार्ट का डिज़ाइन किया, लोगो डिज़ाइन किया, सब कुछ करने के बाद नाम की लिस्ट रेडी करी, मेरे नाम से शुरू करेंगे, फूड के नाम से शुरू करेंगे, किस नाम से शुरू करेंगे, नाम बचा। अब क्या नाम रखें, क्या नाम दूँ इसको तो स्वस्थ भारत भी रखा, पर हमने कहा स्वस्थ भारत में पानीपुरी से शुरू कर रहे हैं, सारे फूड नहीं है, तो इसको मिशन बनाते हैं लेकिन नाम कुछ और देते हैं। फिर मैंने पहले दिन ये सब करने के बाद अपने कॉलेज के फेस्ट में स्टॉल लगाया, कार्ट नहीं था, वो तो डिज़ाइन करके रखा हुआ था, एक नॉर्मल टेबल लगाया और वहाँ अपनी रेसिपी बनाई हुई वो बेक्ड पानी पूरी जो तेल में तली हुई नहीं है, वो पानी जो एक्चुअल में आपकी गट हेल्थ को बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स देता है, वो चटनी, वो सब मैं लेके गई और पानी पूरी की एक नॉर्मल स्टॉल लगा ली वहाँ पे। सभी की तरह जैसे बच्चों ने और भी चीज़ें लगाई हुई थी, बट नोबडी वाज नोइंग कि ये कुछ ऐसा भी हो सकता है। अच्छा। वो 8-9 महीने की रिसर्च, वो काम सब, उसमें कुछ नहीं बताया, सिर्फ नॉर्मल एक स्टॉल लगाया, जैसे कि मैं भी पानीपुरी की स्टॉल लगा के यहाँ पे खड़ी हूँ। वहाँ बड़ा सा लिखा एयर फ्राइड पानीपुरी, तो पीपल लव्ड इट। मैंने देखा एक्सपीरियंस करके तो देखो कि बेचते हुए कैसे लोगों की बेच भी पाऊंगी या नहीं। था एक तरीके। हाँ, तो मैंने वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पैसे मिलने वाले थे, अब तक तो मैं सभी ट्रायल कर रही थी, तो फ्री का कर रही थी, तो मैंने कहा अभी करके देखते हैं कि लोगों को पैसे दे के भी ये पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो जो रेसिपी बनाई है, और मैं क्या इसको सच में ऐसे दे पा रही हूँ, मेरी स्पीड क्या है, एवरीथिंग टू नोटिस दैट। मैंने वो कॉलेज के फेस्ट में, दिवाली फेस्ट में लगा लिया। वहाँ सब ने बोला बहुत अच्छी पानीपुरी बनाती है, तो बीटेक पानीपुरी वाली बन जा। मैंने कहा ये नाम बढ़िया है,
तो आई टोल्ड नोबडी कि ये क्या चल रहा है, ये पानी पूरी कहाँ से आया, क्यों आया, क्या आया। मैंने वो नाम वहाँ से उठाया और अपने उस पूरे कॉन्सेप्ट को ये नाम दे के एग्जीक्यूट कर दिया। तो लोगों ने नाम दिया? हाँ, नाम ये लोगों ने दिया क्योंकि मे बी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था। कुछ चाय वाला, चाय वाली, इतने सारा सब चल रहा था, तो इसीलिए मुझे वहाँ बच्चों ने, प्रोफेसर्स ने खाने के बाद बोल दिया कि तू बहुत अच्छा बनाती है, बीटेक पानी पूरी वाली बन जा। नॉट 1 2, बहुत सारे लोगों ने बोला। तो मैंने कहा ये नाम बढ़िया है, ये बहुत कैची नेम है, ट्रेंडिंग भी है, इससे शुरू करते हैं। तो वो नाम वहाँ से आया। फिर हमने उसको रीडिज़ाइन किया, लोगों को, अपने नेम को सब पूरा रीनेम किया, सारी चीज़ें करके, और फिर कार्ड वार्ड बना के हमने पूरा उसको एग्जीक्यूशन तक लेके आए। क्या डेट था फर्स्ट डे जब आप? फर्स्ट डे हमने नवंबर में स्टार्ट किया था, क्योंकि दिवाली के फेस्ट की बात की मैंने अभी, तो दिवाली का फेस्ट समवेयर अक्टूबर नवंबर में ही होता है। नवंबर को हमने अपनी कार्ड 9 नवंबर से शुरू करनी थी, जो मेरा बर्थडे होता है, तो बट नहीं कर पाए। नवंबर 15 से फिर हमने इसको शुरू किया, 15 नवंबर को। और पहले दिन ही हमारी कार्ड को जो मैं लेके जा रही थी टो करके स्कूटी से। How you choose the place कि यहाँ से स्टार्ट करें? मैंने बोला ना, मैंने 4 पीस पे काम किया था, वो 8-10 महीने जो काम कर रही थी वो इसी पे किया था कि प्लेस क्या होनी चाहिए जहाँ से हम अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। प्लेस वो होनी चाहिए स्ट्रीट वेंडिंग के लिए दिल्ली में, जहाँ पे बहुत सारा क्राउड आता है एक टाइम पे और अगले दिन वो क्राउड बदल जाता है। अच्छा, क्योंकि आई वॉन्टेड टू फिल्टर होती रहती है ऑडियंस। यस, आई वॉन्टेड पीपल टू नो दिस कि ये एक अच्छा नया कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए ही बना है। मैं उसको माउथ मार्केटिंग से ही पहले ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। तो मैंने दिल्ली में रहते हुए ये देखा कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा अगर क्राउडी प्लेसेस होती हैं जो एवरीडे नया क्राउड हो जाता है, ऑल दोज आर स्ट्रीट वीकली मार्केट्स, मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट। अब उसको करेंगे कैसे, क्योंकि ये तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो वो डिफ़िकल्टीज जो आई ना, उनको ज़्यादा ध्यान ना देके उस पर ध्यान दिया कि उससे अच्छा क्या हो रहा है। अच्छा जो मैंने चाहा वही हो रहा था। तो मैंने कहा अब इसको अलग अलग लोकेशन पे पहली कार्ड को लेके जाएंगे, मंडे को यहाँ लेके जाएंगे, ट्यूसडे को वो मार्केट रिसर्च करके आए, लोकेशन कहाँ मिलेगी, कार्ड कहाँ लगेगी। 3 हफ्ते पहले ही मैंने वो कर लिया था। 3 हफ्ते बाद मैं लगाऊंगी। आज मैंने ये कर लिया कि ट्यूसडे को मेरी कार्ड यहाँ लगेगी और इस पर पूरी ट्यूसडे मार्केट लगती है, तो यहाँ मुझे कहाँ जगह मिलेगी। ये सब सेटल वेटल करके बढ़िया हर मार्केट में मंडे से सैटरडे तक कोटा पूरा करके रख लिया था। बात करके बढ़िया। अब लेके जानी थी तो वो पहले दिन ट्यूसडे मार्केट थी। अब लेके कैसे जाएंगे कार्ड को, या तो वो पुश कार्ड होनी चाहिए। अब इतनी भी पास की लोकेशंस नहीं है हर मार्केट की कि उसको पुश करके लेके जाएं, और इतनी दूर भी नहीं है कि मुझे उसको किसी ई रिक्शा से या वैसे लेके जाना पड़ेगा या कुछ अलग से, हाँ, उसको पोर्टेबल बनाना पड़ेगा। तो मैंने बीच का रास्ता निकाला, मैंने उसको टोएबल बनाया, क्योंकि मुझे सब कुछ ड्राइव राइड सब करना आता है। मैंने बोला मुझे सब आता है पहले से ही। तो मैंने उसको स्कूटी से, मेरे पास स्कूटी थी दिल्ली में, टो करने जैसा बनाया। मैंने उसको बोला कार्ड बनाने वाले को, जितने भी कार्ड्स बनाने वाले थे यहाँ दिल्ली में, मुझे लगता है हार्डली कोई बचा होगा जिसके पास मैं नहीं गई थी। अच्छा। इतना मैंने इसको कोड तक रिसर्च करके, इतना सब करके काम किया था। जो मेरे को एकदम परफेक्ट लगा वो लगा जिसने बोला ठीक है हम बना देंगे टो वाली, और लेकिन रिस्क आपका रहेगा। देखो हमने आज तक कभी बनाई नहीं थी उन लोगों ने। मैंने कहा मेरे को ऐसा चाहिए, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। इनका थोड़ा इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगा लेती हूँ, ऐसे करके बना दो। देखो अब इसको फिट वेट करना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने आइडिया दे दिया आपको पूरी तरह से, इंजीनियरिंग पूरी कर दी है, अब इसको फिट वेट कर दो। हाँ, तो बोला कि ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, हाइट है, ये है वो है, क्योंकि कार्ड को डिज़ाइन भी मैंने खुद ही किया था कि इतनी छोटी होनी चाहिए, इतनी बड़ी डायमेंशन, उसको मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों तक कोड तक काम किया कि उसकी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए। दिल्ली में स्पेस की कमी होती है, तो इट शुड बी वेरी कॉम्पैक्ट रहेगी साइज में, तो कोई भी प्लेस दे देगा। बड़ी बनाऊंगी तो कोई नहीं देगा। तो मैंने उसको 2.5 बाय 2 फीट इतना ही रखा, बहुत कॉम्पैक्ट, काफी कॉम्पैक्ट। हाँ, और हाइट में कि दूर से भी दिखे और विजिबिलिटी चारों तरफ से हो, लोगों को दिखे बीटेक पानीपुरी वाली, हेल्दी वर्जन ऑफ पानीपुरी, दूर से दिखना चाहिए। तो सारी चीज़ों पे बहुत कोर पे काम करके उसको शुरू किया गया। अब तो करने वाली उसने बना दी, उसने बोला रिस्क आपका है, अगर गिर विर गए कुछ हुआ तो आप देखिए उसको कैसे होगा। मैंने कहा वो मेरी जिम्मेदारी है, मरना तो वैसे भी है, कुछ अच्छा करके मर जाएंगे। तो मैंने कहा बना दो आप। अब पहले दिन ही जब मैं उसको टो करके लेके जा रही थी, तो दैट वाज रियली वेरी रिस्की एंड दैट्स व्हाट आई डोंट रिकमेंड इट कि जो मुझे देख रहे हो वही सब करो। भाई मेरी उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आप सिर्फ यही सुन रहे हो जो मैं बता रही हूँ, बट आप वो देख नहीं पा रहे जो मैंने किया है उसको करने के लिए।
तो ऐसे ही किसी को देख के कुछ भी मत करने लगा करो, इतने इन्फ्लुएंस मत हुआ करो, इतने सारे इन्फ्लुएंसर से कुछ भी, उसके पीछे एक जर्नी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन्होंने की है, सीखा है, समझा है, गिरे हैं, पढ़े हैं, वो सब आप नहीं करते, सिर्फ उस चीज़ को देखते हो। एग्जैक्टली। ऐसे मत करो। तो मैंने पहले दिन टो करके लेके गई, वो कार्ट का वेल टूट गया और कार्ट वो मेरे सर पे बहुत तेज़ आके गिरी, सारा सामान वामान उधर ही निकल गया। तो पहले तो मैं हंसी उसको देख के, मैंने कहा ये सही बोल रहा था, ये तो रिस्की है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच तो गई। तो मेरा बम्प हो गया यहाँ पे, और मैंने कहा चलो ठीक है, घर जाके डांट तो पड़ेगी, बाद में देखते हैं क्या होगा, पर पहले इसको समेटो। तो उसको कॉल वॉल किया, मैंने कहा भैया देखो उसको तो पहले दिन ही वेल टूट गया। तो लाइक मैंने कहा देखो इसमें टो करने में दिक्कत नहीं आई, आपकी कार्ट का ही वेल टूट गया। बट ही वाज लाइक कि कार्ट का वेल टूटा, अगर आप उसको पुश कर रहे होते तो वो प्रॉब्लमैटिक नहीं होता, उसको टो करके ले जा रहे हो तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, आपकी स्कूटी भी गिरेगी, आप भी गिरोगे, नीचे हो जाओगे, चोट लग जाएगी। कहाँ लग गई अब तो। तो मैंने कहा आके ठीक कर दो इसको। तो वो थे नहीं वहाँ, उन्होंने बोला अब तो नहीं हो पाएगा ये वो। तो मैं वो ड्रैग करके 3 किलोमीटर तक उसको लेके गई। कोई गैस का कुछ वेल्ड करने वाला था, वहाँ किसी ने बताया, 3 किलोमीटर तक ड्रैग किया। एंड बाय द टाइम वो जो कार्ड लगाने की जगह होती है वहाँ बहुत रश हो गया था, थोड़ा अंधेरा हो गया, तो अब हमें जगह नहीं मिलेगी, बहुत रश है, जगह अगर हमारी होगी भी तो हम वहाँ लेके जा नहीं पाएंगे अंदर। तो मैंने वो कहा कि अब यहाँ तो नहीं जा सकते, अब अंधेरा भी हो गया, अब क्या करें। लेकिन उस पहले दिन ही ना, मैं कहूँगी कि आप कुछ भी शुरू करते हैं ना, कुछ भी काम करते हैं, यू डोंट गिव अप, यू कीप ऑन ट्राइंग। तो मैंने पहले दिन ही वो कार्ट का सामान, मैंने कहा घर नहीं लेके जाऊँगी वापस, इसको बेच के जाऊँगी या बांट के जाऊँगी, खिला के जाऊँगी, मेहनत करके बना के लाई हूँ, करके ही जाऊँगी। तो सागरपुर में एक ये है बस स्टैंड, वहाँ मैंने देखा था भीड़ लगती है बहुत ज़्यादा, वहाँ ले जाके लगा दिया। एंड यू वॉन्ट बिलीव, जस्ट इन एन आवर ख़त्म हो गया सारा। 3000 कुछ का मैंने पहले दिन ही वो किया। बट आई वॉज इनटू दैट बेसिक वैल्यू कि मुझे वहाँ से आज क्या मिला है, वो पैसे नहीं। मुझे याद भी नहीं है कि कितना नंबर था वो एक्चुअल डिजिट, जो लोगों को याद होता है कि मैंने इतने 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 पैसे कमाए, मुझे नहीं है। 3000 के करीब कुछ था, क्योंकि मैंने 100 प्लेट्स का रॉ मटेरियल रेडी किया था वो बाय रेशो, तो कुछ तो था। बट वो लोगों को इतना पसंद आया कि वाह इतनी अच्छी चीज़, सच में इसमें तेल नहीं है। दे वर सो सरप्राइज्ड, दे वर सो अमेज्ड टू सी दैट समथिंग कि वो बहुत ही इतना अच्छा, हेल्दी, टेस्टी, एट द सेम टाइम अफोर्डेबल कैसे हो सकता है। दे वर सो सरप्राइज्ड आउट ऑफ दैट। तो वो सबसे अच्छी जो मेरी कमाई थी 8-10 महीने का, वो मेरा पूरा हो गया उस दिन। जो मैं पहले दिन उसको घर ले जा सकती थी वापस, और जाके वहाँ रिग्रेट फील कर सकती थी, यार ये टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने बोला नहीं, मेरे भाई ने भी बोला छोड़, आज कल करेंगे, देखते हैं, अब आ जा, घर आ जाओ। मैंने कहा नहीं लगाएंगे। तो मेरा भाई भी वहाँ से आ गया, पास ही में था, जनकपुरी में मैं रहती थी। हमने वहाँ पे 1 घंटे में पूरा सब कुछ ख़त्म कर दिया। मैंने एक टेस्ट के लिए फ्री भी खिलाया और बहुत पसंद आया लोगों को, ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे से हमने वो अपनी जितनी सारी मार्केट्स थी वहाँ पे लगाया, जैसे जो प्लान किया था। हाँ, जो प्लान मंडे ट्यूसडे वाला। मतलब लोग कहते हैं कि कोई भी चीज़ शुरू आसानी से होती नहीं है, और वो आपकी भी नहीं थी। और लोगों को शायद इस चीज़ को समझने में भी टाइम लगता है, क्योंकि वो देखते हैं जो उन्हें देखना है, वो नहीं देखते जो जिससे वो चीज़ बनी होती है। तो आपने खैर वो मैसेज दिया ही है कि हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, वो चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना क्रिएट हो, अगर आपने डिसाइड किया तो आप उसको करो ही करो, आगे बढ़ो। बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स यू हु इज गोइंग टू डू इट फॉर योरसेल्फ, नोबडी एल्स इज कैन। हाँ, कोई और नहीं करेगा, कोई और मेरी कार्ड उस दिन पहले दिन ले जाके मेरी हेल्प करेगा। अच्छा तुम्हारी कार्ड गिर गई, चलो एक काम करते हैं, हम तुम्हारी हेल्प कर देते हैं, यहाँ लगा लो, वहाँ बेच लो। नहीं, जिन्होंने वेल्डिंग भी करी ना, उन्होंने भी मुझे यही बोला कि जाओ आज घर जाओ, आज नहीं काटा तुम्हारा, पहले दिन नुकसान हो गया, नज़र लग गई, पता नहीं क्या क्या बोला। मैंने कहा नहीं, अब इसको बेच के तो जाऊँगी, आप ही खा लो। मैंने कहा 2-4 प्लेट आप खा लो, यहीं से शुरू कर देती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, आज आपका काम है। उन्होंने मुझसे पैसे भी नहीं लिए, और वो भी इम्पैक्टफुल था कि आप पॉजिटिव थे शायद बहुत। मतलब वो हुआ है, गिरा है, निराश होके जा सकते हैं घर, और स्टिल कि या तो बेच के जाऊंगी, मतलब करना ही है, ना वाला ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए, करना ही है। वो कहीं ना कहीं हेल्प भी करता है आगे बढ़ने में। तो फिर आगे कैसे आप प्लान कर रहे थे कि अब इसको एक जगह करना है, या वो मंडे ट्यूसडे अलग अलग ही चल रहा था? पहले तो हमें उसको माउथ मार्केटिंग पे उसका रिस्पॉन्स देखना था कि जो हमने इतना मेहनत करके बनाया है
जो हमने स्वस्थ भारत बनाने के लिए इसको एक नींव रखी है, क्या ये सही डायरेक्शन में जा रही है, सब सही तो चल रहा है? क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट पीपल लाइकिंग इट। अगर वो लोगों को ही नहीं पसंद आ रहा है तो मेरी मेहनत करने का, मेरे अपने खुद के उसमें कोर कॉन्सेप्ट डालने का कोई बकवास है, वो कोई फायदा नहीं है। तो वो लोगों को पसंद नहीं आएगा तब तक मैं उसको मासेस पे नहीं लेके आऊँगी। मैंने 1 महीने तक देखा कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा। आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट। मुझे पता था ये होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि ये 1 ही महीने में इतना अच्छा हो जाएगा, ये इतना लोगों को पसंद आएगा। कुछ ये भी था कि एक लड़की ने ऐसा स्टेप लिया और वो कर रही है, स्ट्रीट पे आके स्ट्रीट वेंडिंग कर रही है, कुछ ऐसा अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आई है। और उससे ज़्यादा ये था जो एक्चुअल के कस्टमर्स मेरे थे उनको वो रिपीटेडली पसंद आ रहा था। अगर मैं मंडे में वहाँ कार्ड लगाती हूँ तो एवरी मंडे इफ दे आर कमिंग दे विल बी कमिंग टू माई कार्ड, हैविंग इट और गेटिंग इट पैक्ड फॉर देयर फैमिली। तो फिर हमने उसको फर्स्ट कार्ड से टोएबल बना के सेकंड कार्ड से स्टेबल करने का ही प्लान था। कि फिर हम एक बार माउथ मार्केटिंग करेंगे, पहले ऑफलाइन देखेंगे कि कैसा चल रहा है, हम ऑनलाइन नहीं जाएंगे, पहले देखेंगे कि लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, उसके बाद हम इसको ऑनलाइन लेके जाएंगे। तो फर्स्ट मंथ तो मैं ऑनलाइन प्रेजेंस भी नहीं बनाई थी। फर्स्ट मंथ पूरा अपना अच्छा रिजल्ट देख के तब मैंने पब्लिसिटी पे थे आप, बस कि लोगों को पसंद आ रहा है। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं फिर ऑनलाइन मार्केटिंग पे नहीं जाते, फिर उसको कुछ चेंज करने की कोशिश करती। बट दैट वाज सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। फिर मैंने राइट आफ्टर अ मंथ मैंने अपनी सारी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाई। मैंने कहा अब ये जाना चाहिए बहुत दूर दूर तक लोगों तक, अब इसका पता चलना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ आया है। हाँ, और दैट्स हाउ वी प्रोसीडेड। वो सच में लोगों को बहुत पसंद आया और वो फिर बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ। कब शुरुआत हुई ये वायरल होने की? कि ये देखा बहुत सारे व्लॉगर्स, फूड व्लॉगर्स पहुंचने लगे, कई मीडिया ने आर्टिकल्स भी छापे आप पे और कई तरीके की चीजें। नवंबर में मैंने स्टार्ट किया था और नवंबर में ही मेरा एक आर्टिकल छप गया था नवभारत में। अच्छा, नवभारत टाइम्स, जिसको पापा ने देख लिया था। और उसके बाद ये ऑफलाइन वाला था। अब उसके बाद जब हमने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाई तब हमारे पास फूड ब्लॉगर्स आने स्टार्ट हो गए थे। फर्स्ट मंथ में आने स्टार्ट हो गए थे, सेकंड मंथ से वो सब वायरल होना स्टार्ट हो गया था हमारी खुद की प्रेजेंस बनाने के बाद। फिर और भी अच्छे यूट्यूबर्स आए, उनका बहुत सारा सपोर्ट रहा हमें इस चीज़ में भी कि हाँ देयर इज़ समथिंग कमिंग अप एज अ विमेन इज़ बीइंग एम्पावर्ड, और खाना भी बहुत अच्छा है, कुछ ऐसा। तो वो इस तरह से वायरल होने लगा। ऑल्सो माई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जिसको मैंने प्री प्लान करके रखा था, पहले स्कूटी से टो करूँगी, फिर बुलेट से करूँगी, फिर थार से या कोई भी गाड़ी से। तो वो बोर नहीं होना चाहिए, मार्केटिंग में भी इन्फ्लुएंशियल भी चलना चाहिए और एट द सेम टाइम वो हेल्दी भी होना चाहिए, द फूड कॉन्सेप्ट भी अलॉन्ग विद दैट इट शुड बी। स्टार्ट किया था कार्ट को टो कर रहे हैं आप स्कूटी से, एंड देन फिर आप बुलेट से कर रहे थे, तो अब आपने थार से भी किया। हाँ, वो बुलेट से मैंने प्लान किया था कि थोड़ा टाइम बाद करूँगी, लेकिन सारी चीज़ें बहुत जल्दी हो गई। जैसे मैंने बोला कि मैंने एक टाइम पीरियड रखा था, इतने टाइम के बाद ऑनलाइन प्रेजेंस बना के मार्केट करूँगी, वो टाइम मुझे मिला ही नहीं। 3 महीने का टाइम रखा, 1 महीने के बाद ही मुझे ऑनलाइन आना पड़ा, सब आने लगे, सबको अप्रोच वो बढ़ने लगी। सिमिलरली बुलेट का भी मैंने रखा था 6 मंथ से पहले, तो स्कूटी से ही लोगों को दिखाती रहूँगी। बट एक दिन मैं बुलेट चला के आई और मैंने बुलेट खड़ी करी। अब वहाँ पे सब लोग वेट कर रहे थे, मैंने बुलेट खड़ी करी और मैं आ गई वापस अपनी उसको टो करके लेके आने के लिए। तो वहाँ पे आर यू हंग्री रजनीश जी आके खड़े हुए थे, उन्होंने बोला आप बुलेट चला के लाई हो अभी, इससे क्यों नहीं टो करते हम इसको? मैंने कहा इससे टो करेंगे? अब ये तो मेरा कॉन्सेप्ट था ना, मैं किसी को कैसे दे सकती थी? मैंने कहा नहीं, इससे नहीं कर सकते। क्योंकि ये मुझे मेरे चैनल्स पे डालना था, इसको मुझे अपनी तरीके से करना था। बट वो इतनी जल्दी हो गया, उन्होंने बोला नहीं। मैंने कहा इसमें टो करने के लिए ये लगाना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा। वो मेरे फ्रेंड की बाइक थी, वो मेरठ से आया हुआ था 2-3 दिन के लिए विजिट करने की कैसा सब चल रहा है, और वो शगुन भी देके गया मुझे। तो उसकी बुलेट में चला के लेके खड़ी करी थी, वो भी वेट ही कर रहा था। तो उन्होंने बोला इसमें टो करने वाला एंगल लगाते हैं। पूरा 1 घंटा सबने खड़ा करके वेट किया, वो टो लगाने वाला एंगल लगा के आए। 1 घंटे वेट करके, 1 घंटे पहले से ही वेट करे थे, टोटली 2 घंटे वेट करके उन्होंने वो ही वाली वीडियो बनाई जिससे मैंने बुलेट से टो किया। वायरल भी हुई। हाँ, वो वीडियो भी वायरल हुई, स्कूटी वाली भी वायरल हुई, और फिर बुलेट वाली जब उन्होंने अचानक से बना ली तो वो भी वायरल हुई। तो वो मुझे देख के बोले तुम बुलेट चला लेती हो? मैंने कहा अभी तो लाई हो तुम्हारे सामने चला के। फिर बोले नहीं, बुलेट तो चला लेती हो, इसको टो भी कर लोगी तुम उससे, क्योंकि दैट इज़ वेरी हैवी और वो अनस्टेबल भी होती है।
तो कई बार वो ऐसे बोलते हैं कि ये लड़कों के बस की भी नहीं हो रहा है चलाना, तुम कैसे चला रहे हो। मैंने कहा वो गट्स से आता है ना अंदर से, तो वो किसी से भी हो जाता है। इट्स नॉट अबाउट अ गर्ल और अ बॉय, वो करेज होना चाहिए करने के लिए। तो वो उस दिन उन्होंने वीडियो शूट कर ली, वो भी वायरल हो गई। फिर उसमें न्यूज़ चैनल्स वाले भी बहुत सारे इन्वॉल्व थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे करने के बाद हमने उसमें, क्योंकि हम अपने जो एक्चुअल हमारा मिशन था, मिशन हेल्दी भारत, स्वस्थ भारत बनाने के लिए स्टार्ट किया, उससे हम कभी भी इधर उधर नहीं हुए। हमने पानी पूरी के बाद प्लांट बेस्ड पीनट कट की दही पूरी उसमें ऐड ऑन करी, कैशू कट का पापड़ी चाट भी ऐड किया। फिर हमने 4 वैरायटीज़ का दिवाली पे हेल्दी वीगन स्वीट्स निकाला विदाउट एनी अडल्ट्रेशन, नो रिफाइंड शुगर, दैट इज़ सो डिलीशियस। फिर अभी हमने रिसेंटली मंथ बैक साउथ इंडियन फूड की 10 वैरायटी ऑफ फूड को लॉन्च दिया, जिसमें मिलेट बेस्ड साउथ इंडियन है, विदाउट एनी डेयरी, विदाउट एनी एनिमल क्रुएल्टी, एनिमल फ्री, डेयरी फ्री, लैक्टोज फ्री और रिफाइंड ऑयल फ्री, पूरा हेल्दी कॉन्सेप्ट वाला। तो फूड का हमारा पैरेलली वो चलता रहा। स्टिल काउंटिंग, बहुत सारी चीज़ें लॉन्च हो रही हैं धीरे धीरे। फूड भी, क्योंकि स्वस्थ भारत बनाने में सिर्फ पानी पूरी से तो नहीं होगा, ऑफ कोर्स पानी पूरी से शुरू किया था, तो वो भी हमारे माइंड में हमेशा से रहता है। ऐसा नहीं है कि वायरल हो गए आप इंटरव्यू ही देना, आप चलो इन्फ्लुएंसर ही बन जाते हैं, नहीं, क्योंकि कोर ही वही है, वी नो व्हाट इज आवर व्हाई, तो वी आर ऑन टू आवर व्हाई ओनली। यस, वो अभी आपने रिसेंटली थार भी परचेज की, उसके बाद फिर आपने उससे टो भी किया, तो वो काफ़ी चीज़ें वायरल भी हुई और उसमें कमेंट्स भी आए लोगों के, बट शायद फिर आनंद महिंद्रा ने भी उनकी वीडियो डाल के आपको अप्रिशिएट किया। हाँ। उसके बारे में बताइए थोड़ा। आनंद महिंद्रा जी को मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो आएंगे मिलेंगे मुझसे लेकिन उतना सोचा बड़ा तो इतना हासिल हो गया। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एटलीस्ट आप यू थिंक बिग, आसमान तक सोचो, गिरोगे तो बादलों पे गिरोगे। यस, दैट इज व्हाट, कि आसमान तक सोच लो, कम से कम बादलों तक तो पहुंच जाओगे ना। तो सोचा था कि आनंद महिंद्रा जी आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, एटलीस्ट कॉल आएगी, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ फॉर अस। ऑल्सो GD गोयंका जी ने भी हमें ट्वीट किया, तापसी पन्नू ने भी स्टोरी लगा के अप्रिशिएट किया। तो दीज एंड ऑल आर अप्रिसिएशंस जिसको वी रियली वैल्यू अ लॉट। महिंद्रा की थार ली थी क्योंकि मैं वैसे तो बहुत ही सादा जीवन जीती हूँ, लेकिन मुझे फिर भी जब राइड और ड्राइव या कुछ ऐसा करने की बात आती है तो मैं बहुत ज़्यादा करेजियस फील होता है मुझे। तो बाइक चलाऊंगी तो बुलेट ही चलाऊंगी, गाड़ी चलाऊंगी तो थार चलाऊंगी, या एक और सोची है अभी वो ही चलाऊंगी, टो करूंगी तो उसी से करूंगी। तो ऐसा है, बता दो चैनल पे नहीं, जब चलाऊंगी तभी वो एकदम प्री पता चल जाएगा लोगों को, तो वो सरप्राइज खत्म हो जाएगा लोगों का एक्सपेक्टेशंस। लोग ना कहते हैं कि स्टार्टअप का मीनिंग है कुछ नया स्टार्ट करना। तो कई, जैसे अभी हमने पोस्ट डाला आपके बारे में कि आप शो में आ रहे हैं, तो कई सारे सवाल थे जो हम तक पहुँचे। मैं वही पूछ रहा हूँ अब आपसे कि कुछ न्यू स्टार्ट करना है स्टार्टअप, तो पानी पूरी तो पहले से एग्जिस्ट करती हैं, उसको हम कैसे स्टार्टअप करेंगे? व्हाट्स योर पॉइंट? बिल्कुल, मेरा पॉइंट ये है कि इंजीनियर्स आर नोन फॉर देयर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस। तो वी इंजीनियर्स, जैसे कि बीटेक पानी पूरी वाली मैंने नाम रखा था, वी इंजीनियर्स कैन बी फाउंड इन एनी फील्ड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। राइट, हम किसी भी फील्ड में मिलेंगे आपको। आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखेंगे, देयर आर सो मेनी इंजीनियर्स, है ना, और IIT से बिलोंग करते हुए भी है, हर जगह पर है, तो यू कैंट पॉइंट आउट अ फिंगर। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप, तो स्टार्टअप शुड बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव इनफ। अब वो कुछ भी हो सकता है ना। आप चाहे पहले से ही बिकती हुई पानी पूरी को उठा के उसको क्रिएटिव वे दे के आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको एक नया राह दे के शुरू कर रहे हैं, तो इट्स अ स्टार्टअप। इट इज़ अ स्टार्टअप, एक्चुअली एग्जिस्टिंग चीज को भी अगर यूनिक बना रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि हमें ना टाइम के साथ अपडेट करने की ज़रूरत होती है। आप देखते हैं कि अभी हमारे पेरेंट्स भी कीपैड फ़ोन नहीं चलाते हैं, इट्स अ टेक्नोलॉजिकल वेव, थर्ड रेवोल्यूशनर उसमें है, हम थर्ड टेक्नोलॉजिकल वेव में है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। तो वी ऑल हैव दोज मोबाइल फ़ोन जिसमें हम डिजिटली सारी चीज़ें वी कैन एक्सेस ईजीली। तो टाइम के साथ अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। तो जो पानी पूरी महाभारत के टाइम से आई है, जो माँ द्रौपदी ने बनाई थी, अब वो तो शायद मैं नहीं बना रही हूँ ना, वो भी अपडेट होते होते, अलग अलग स्टेट के प्रेफरेंस से अपडेट होते होते अलग अलग जगह पे पहुँची। तो टाइम के साथ वैसे ही अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप किसी भी ऐसी बेसिक चीज़ को रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, टाइम के साथ लोगों की प्रॉब्लम
को केटर कर रहे हैं, सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, तो दैट इज़ अ स्टार्टअप। इट्स एक्चुअली अ स्टार्टअप। आप अक्सर वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करते हुए भी देखे जाते हैं आपके वीडियोस में, और भाई से भी आप बोलते हैं। क्या लगता है, मतलब आज ज़रूरत है हमें वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करने की? देखिए, ज़रूरत तो है हमें एम्पावरमेंट पे बात करने की। ओके। बीट अ बॉय और अ गर्ल, अ मैन और अ वुमन, दोनों के एम्पावरमेंट पे बात करने की ज़रूरत है टू एन एक्सटेंट, जो मुझे लगता है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में अभी जो मैंने पहले सोच के शुरू किया था कि विमेन एम्पावरमेंट करना चाहिए, जो मेरी पढ़ाई लिखाई एक्सपीरियंसेस ने कहा, लेकिन फिर मेरी इस जर्नी ने कहा, वो ये कहा कि दोनों को ही एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। ओके। और उससे भी आगे अगर एक स्टेप बढ़ेंगे तो ज़रूरत ये है कि उनको ये समझाना या उन तक ये चीज़ पहुंचानी, उनको इतना अवेयर करना कि दे देयर सेल्फ एम्पावर देम सेल्फ। हमें उन्हें करने की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद ही अपने आप को एम्पावर करें, एंड दैट टू अपने आप को एम्पावर करने के साथ वो और भी लोगों को एम्पावर करें। हमें उनको एम्पावर करने की ज़रूरत ना पड़े, मुझे ऐसा लगता है। और वो हो सकता है शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम से, अवेयरनेस से, उनको एजुकेट करने से, उनको जो भी अगर इफ़ दे कैन एक्वायर इनफ नॉलेज और उन तक सही चीज़ें सही वक्त पर पहुंचाने से, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उससे वो अपने आप को ही सेल्फ एम्पावर कर सकते हैं। ये मेरी जर्नी के बाद मैंने सीखा है। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि एक वुमेन ही चाहती हो, एक वुमन ही चाहती हो कि उसको एम्पावर होना है, बट एट द सेम टाइम देयर आर मैन जो चाहते हैं हमें एम्पावर होना है, बट फाइनेंशियली या एनीथिंग, इमोशनली, फिजिकली, किसी भी तरह से हो सकता है। उनको एम्पावर होने की अपने आप को बहुत ज़रूरत महसूस होती है, बट सोसाइटी में कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों से रिवॉल्व रहते हैं कि नहीं, एम्पावरमेंट है तो इट इज़ ओनली फॉर वुमेन। नो, it's not restricted to only women. it is not restricted to any of the gender. Yeah. LGBTQ plus community को भी आप देखेंगे, so they also need to be empowered. But at the same time it depends. और मेरी तो अब ये थिंकिंग हो गई है सब कुछ सीखने समझने की और देखने के बाद कि इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। एक सर्टेन कम्युनिटी को भी आप एम्पावर नहीं कर सकते, क्योंकि उस कम्युनिटी के हर एक लोग अपने आप को एम्पावर करना नहीं चाहते। Okay. और कहीं पे एक ऑलरेडी कम्युनिटी या कोई भी एक ऐसा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो ऑलरेडी एम्पावर्ड है, तो आपको लगता है कि यहाँ पे सभी एम्पावर्ड है, वी नीड नॉट टू एम्पावर देम। ऐसा भी नहीं है। देयर आर पीपल, देयर मस्ट बी अ कपल ऑफ पीपल जो एम्पावर होना चाहते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स, इट ऑल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बस मेट्रो वालों को बॉयज़ के लिए भी डिब्बा बना देना चाहिए और रिजर्व करा देना चाहिए, जैसे महिलाओं के लिए। हाँ, होना तो हम भी कहीं जाके बैठ जाएं, बिल्कुल होना चाहिए। इक्वल जैसे हम कहते हैं, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, द सेम वे इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर इक्वल ऑल द जेंडर। आप जैसे मेरठ से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश के काफ़ी सारे शहर हैं, और हम जहाँ बैठे हैं दिल्ली में, वो तो राजधानी है खैर देश की, मगर काफ़ी छोटे छोटे शहरों से भी आजकल लड़कियाँ स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करने के लिए लगी हैं। बट क्या आपको लगता है अभी उतना इन्वॉल्वमेंट होने लगा है जितना होना चाहिए वुमेन्स का बिजनेस में? हाँ, वुमेन का बिजनेस में हो रहा है इन्वॉल्वमेंट, धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैंने देखा कि मुझसे बहुत सारी लड़कियां इन्फ्लुएंस हुई, मुझ तक आती हैं, बात करती हैं कि बहुत रिमोट एरिया में उन्होंने कहीं मेरी वीडियो देखी और उनको ये स्पार्क हुआ कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। बिहार के कई छोटे छोटे शहरों से मेरे पास लड़कियाँ आई, तमिलनाडु से, बहुत सारी अलग अलग जगह से हमें लोग अप्रोच करते हैं, उसमें बहुत सारी लड़कियां होती हैं। देयर आर वीमेन अप्रोचिंग अस कि हमें ज़रूरत है, हमें करना है। और देयर आर नॉट ओनली गर्ल्स जो टीन एज गर्ल्स हैं जो मुझे देख रही है, इन्फ्लुएंस हो रही है, देयर आर वीमेन जो मे बी डोमेस्टिकली इन्वॉल्व हैं, जैसे आजकल हम उनको बोलते हैं होम मैनेजर्स, मैनेजिंग होम, तो वो भी हैं। वो कहती हैं कि आपको देख के हम इंस्पायर होते हैं कि हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें कर लेना चाहिए था, लेकिन हम भी अब भी कुछ कर सकते हैं। तो दे आर ऑल्सो कमिंग अप विद देयर कोई ऐसा आइडिया जो कभी उन्हें एमर्ज हुआ होगा। तो अब धीरे धीरे ये बढ़ तो रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें मेरी इन्फ्लुएंशियल जर्नी का एक कंट्रीब्यूशन रहा है, जो लोगों तक पहुंचाने में बहुत लोगों की हेल्प की है कि हाँ, आप भी ये कर सकते हैं। अगर ये वहाँ रह के कर सकती है, ये कहीं से कहीं आके कर सकती है, तो हम कर सकते हैं।
तो धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, ऑफ कोर्स वो बढ़ रहा है। अभी भी टायर 3 टायर 4 सिटीज़ में उतनी बाउंडेशंस हैं गर्ल्स पे, आपको क्या लगता है? फाउंडेशंस तो हैं, ऐसा तो नहीं है कि बाउंडेशंस नहीं है, पूरी तरह से बाउंडेशंस हैं। और ऐसी भी नहीं है सिचुएशंस कि ये टियर 1 में नहीं है। अच्छा, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, देयर आर गर्ल्स और women restricted to certain things in tier 1 cities. Again, I would say कि it's not only restricted to tier 3 और 4 क्या cities. कहेंगे उन लोगों के लिए जो ये रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं? मैं तो उनके पेरेंट्स के लिए ही कहूँगी अगेन, पेरेंट्स और उनके कोलीग्स और उनके फ्रेंड्स और एनीबडी सराउंडिंग देम, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू गाइज। अगर आप बदल जाएंगे ना तो शायद चीज़ें बदल जाएंगी उनके लिए और आपके लिए। क्योंकि जब लड़कियां आगे बढ़ती हैं ना, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छी चीज़ कही थी, जब हमारे गांव आगे बढ़ते हैं, जब गांव में डेवलपमेंट होता है, जब वहाँ से चीज़ें बदलती हैं, तब एक देश बदलता है। तो वैसे ही जब हम लड़कियां आगे बढ़ती हैं ना तो तब देश आगे बढ़ता है। तो उसके लिए पूरे सराउंडिंग में जितने लोग हैं, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली, कोलीग, एनीबडी, दे नीड टू बी सपोर्टिव। तो अपने आप में लड़की अकेले सब कुछ नहीं कर सकती है, उसके सराउंडिंग में बहुत सारे लोग, अभी आप ही हैं, यू कॉल्ड मी फॉर द इंटरव्यू, सो व्हाट आई एम हियर। आप किसी और को भी बुला सकते थे, किसी और एक अच्छे लड़के इन्फ्लुएंसर को भी बुला सकते थे, राइट? बिकॉज यू गेव मी दैट अपॉर्चुनिटी, यू सपोर्टेड मी फॉर दैट, तो आई एम हियर। डेफिनेटली मैं ये सब लोगों तक पहुंचा पा रही हूँ। तो लोगों को बदलने की धीरे धीरे ज़रूरत है, जिससे समाज, लड़कियां अपने आप बदल जाएंगी, उन्हें अपने आप धीरे धीरे प्लेटफॉर्म मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब वो बेसिक रूट्स पे काम करना पड़ेगा, मतलब गांव को बदलना पड़ेगा, बिल्कुल वहाँ तभी देश बदलने वाली जो बात आपने कही वो काफ़ी इम्पैक्टफुल है। क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अगर जब तक बेसिक्स पे काम नहीं होगा, आप ऊपरी सतह पे कितने भी बदलाव ले आइए, वो टॉप टू डाउन और डाउन टू बॉटम में, डाउन टू टॉप में बहुत वो जाने में फर्क आएगा ही आएगा। आज एंटरप्रेन्योरशिप पे काफ़ी बात होने लगी है वैसे तो, और क्लासेस भी होने लगी हैं कॉलेज में, जैसे सब्जेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस हुआ है। बट आपको लगता है अभी भी विलेजेस में ये चीज़ बहुत काफ़ी पीछे है कि एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ पे जन्म लेती? क्योंकि अभी रिसेंटली आप सरकारी नौकरियों की इंटेंसिटी देख रहे होंगे कि 50,000 वैकेंसीज थी और 50 लाख उसके लिए एस्पिरेंट्स हैं। हाँ, एस्पिरेंट्स नहीं, जो जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया वो थे। oh my God. तो मतलब आप 1% भी नहीं आता ये 50,000 और 50 लाख। तो आज भी वो विलेज का जो युवा है वो जॉब के ओरिएंटेड घूम रहा है अपनी ज़िंदगी को लेकर, और जॉब में भी गवर्नमेंट जॉब के ओरिएंटेड है। तो वहाँ तक इस चीज़ को कैसे कन्वे करा जाए कि आज वो अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं? मेरा मानना ये है, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है, आपने अभी कहा कि 50,000 वैकेंसी के लिए 50 लाख लोग हैं जो उसके लिए ट्राई कर रहे हैं। ठीक है। तो उनकी जो माइंडसेट है उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ तो है कि वहाँ पे सिक्योरिटी है। हाँ, है ना, गवर्नमेंट जॉब में देयर इज अ सिक्योरिटी, अदरवाइज दे कुड हैव गॉन फॉर प्राइवेट जॉब एज वेल। क्यों नहीं जा रहे हैं? जॉब तो जॉब ही है ना, ये भी जॉब है, वो भी जॉब है। एंटरप्रेन्योरशिप तो अलग हटा ही दो, आप जॉब की बात कर रहे हैं। तो वहाँ सिक्योरिटी की बात हो रही है कि दिस इज फाइनेंशियली सिक्योरिटी, और हमारा पूरा लाइफ निकल जाएगा आराम से, उतना ही काम करना है, उतना ही जाना। तो सिक्योरिटी के पर्पज से दे आर गोइंग फॉर दिस। तो दैट मीन्स दे डोंट हैव दैट करेज टू गो फॉर द स्टार्टअप, है ना। वो रिस्क नहीं चाहते हैं, दे डोंट वांट दैट रिस्क टू बी टेकन। आराम से एग्ज़ाम एक बार देना है, हो जाएगा तो लाइफ सेट है ना। बट इस चीज़ से तो बाहर आना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, 50 लाख लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए भाग रहे हैं, उसमें से 50,000 ही सिलेक्ट हो रहे हैं। बाकी के लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि देयर आर नो वैकेंसीज अवेलेबल। बाकी 49 लाख 50,000 के लिए नहीं है। people there are nothing for you। तो मे बी यू शुड गो फॉर द प्राइवेट जॉब, और उसमें ही आप इतना अच्छा करें। अगर आपको है ही कि हम इतने अप्स डाउन्स वाली जर्नी में नहीं रह सकते, क्योंकि ये 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। जॉब इज़ वेरी मच सिक्योर। जॉब में मैं कभी नहीं कहती कि जॉब बुरी है या ये बुरा है या ये अच्छा है, सभी कुछ अच्छा है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आपका पैशन किस में है, आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या पसंद है। आपको 9 to 5 जाके जॉब करना पसंद है, आराम से जियो, फैमिली के साथ सैटरडे संडे ये आराम से एंजॉय करो, या फिर आपको वो पसंद है कि 24/7 आपका दिमाग ये ऑक्यूपाइड रहना चाहिए। नो संडेज, नो ऑफ्स, नथिंग, अप्स डाउन्स, दिस जर्नी। आप उसको चैलेंजेस, इतने सारे हर्डल्स, और ये जो एकदम तमाम
उलझनों से भरी हुई ज़िंदगी है, इसको झेलने के लिए या फिर इसको एंजॉय करने के लिए आप रेडी हैं या नहीं, दोनों चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। तो 49,50,000 उसमें से कितने लोग हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। देन थर्ड थिंग जो आती है वो ये है कि एक्चुअली वो लोग अवेयर भी नहीं हैं, ये अवेयरनेस ही उन तक नहीं जा रही है कि देयर कैन बी समथिंग अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब। आपने गांव की बात करी तो मैं कहूँगी गांव में अभी तक लोगों के पास एग्जाम्पल्स वही सेट हैं कि हमारे गांव में उसका लड़का, एक्स पर्सन का लड़का उस वाली सरकारी नौकरी में और उसकी फैमिली सेट है, वो आर्मी में है, yes. वो पुलिस में है, बट मे बी दे डोंट हैव एम्पल ऑफ एग्जाम्पल सेट। उसकी लड़की वहाँ जाके इतना बढ़िया बिजनेस कर रही है, उसकी फैमिली सेट है, exactly. या उस वाई फैमिली की ये पर्सन, ये लड़का ये बिजनेस कर रहा है और उसकी फैमिली पूरी सेट है, उसने ये एंटरप्रेन्योरशिप करी, उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उसकी, तो दे हैव लिमिटेड एग्जाम्पल सेट फॉर देम। उनके पास जो एग्जाम्पल है जिनको वो गाँव के माहौल में देख सकते हैं, वो उसी के पीछे भागते हैं। क्योंकि जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है तो लोग गाँव से उठ के शहरों में आ जाते हैं, क्योंकि शहरों में लोग उस चीज़ को समझ रहे होते हैं, उस प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, और गांव में मेजरली ऐसा होता नहीं। अब सब गांव से उठ के अगर शहर में आ जाएंगे प्रॉब्लम सोल्यूशन सब चीज़ के लिए, तो फिर गांव में बचेगा क्या? तो मेरा मानना ये है कि एजुकेशन भी गांव तक जानी चाहिए, डेवलपमेंट भी गांव तक जाना चाहिए। वही है कि ये एक चीज़ मैंने देखी थी या सुनी थी कि सड़क तो इतनी लेट हो गई गांव तक आने में, तब तक तो गांव भी सारा शहर में चला गया। क्या बात है ना। तो ये वाली चीज़ों को पहले जल्दी वहाँ लेके जाओ कि उन लोगों को यहाँ ना पड़े, है ना। वो यहाँ आएंगे तो फिर तो वहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। दे डोंट हैव एनी एग्जाम्पल्स, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? और लोगों को कैसे, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को वो पेरेंट्स एग्जाम्पल देंगे कि देखो हमारे गाँव में वो है। दे विल बी गिविंग दोज, वो पुराने घिसे पिटे एग्जाम्पल, देखो उसका बेटा वहाँ मेरे रिश्तेदारी में, वहाँ उसका वो आर्मी में चला गया, वो बॉर्डर पे चला गया, उसका वहाँ सिलेक्शन हो गया, वो इस सरकारी नौकरी पे लग गया। अगर वो छोटा सिपाही भी बोलते हैं उसको, सिपाही बोलते हैं, एक CD लेवल की जॉब को बोलते हैं, वो वहाँ लग गया, उसका भी फैमिली सेट है। तो उनके पास वही एग्जाम्पल है। वो बेचारे करेंगे क्या? उनकी गलती नहीं है, गलती तो हमारी है कि हम इसको वहाँ तक नहीं लेके जाते, हम इसको यहीं तक रख लेते हैं। तो हमें इसको वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा। जैसे आपने जब स्टार्टअप किया, अब आप 1 साल से ज़्यादा काम हो चुका है आपको करते करते, तो जब भी हम कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं और ख़ासकर जब हम एक बिज़नेस में आ जाते हैं, तो कभी भी इस पूरी जर्नी में अब तक कभी ऐसा लगा कि बैक स्टेप करना चाहिए, या कोई ऐसा हर्डल या कोई ऐसी प्रॉब्लम जब आपके अंदर से आवाज़ आई हो कि नहीं हो पाएगा या वापस चला जाना चाहिए, ऐसा कभी हुआ? What I feel is कि मुझे वो अब ऐसा लग रहा है, अभी मैं उस स्टेज पे हूँ जहाँ मैं डिसाइड नहीं कर पा रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये बताना बहुत अच्छी बात है, कभी छिपाना नहीं चाहिए। जो रियल है वो आपको हमेशा वैसे ही पोजीशन करना चाहिए, कुछ और पोजीशन करके कुछ और नहीं बताना चाहिए। मुझे अब ऐसा लग रहा है, एंड दैट टू बिकॉज कि मैं जिस कोर्स के लिए काम कर रही हूँ ना, वो मैं सबके लिए तो करती जा रही हूँ, लेकिन अपने लिए मैं वो कहीं पीछे छोड़ती जा रही हूँ। और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि अगर वो मैं अपने को छोड़ के करूँगी, सिर्फ ऐसे करूँगी और मैं अपने आप को उस चीज़ में कंसिडर नहीं करूँगी, या आई डोंट बिकम अ पार्ट ऑफ दैट वाई, देन मे बी वो ज़्यादा दूर तक नहीं चलेगा। Okay. तो ये तो नहीं कि हाँ मुझे पीछे हट जाना चाहिए या मुझे बंद कर देना चाहिए, बट हाँ आई शुड टेक अ ब्रेक। क्योंकि मैंने सबको हेल्दी स्वस्थ भारत बनाने के लिए अपनी सारी जर्नी सेट कर ली, स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बना लिया, उसके पे काम कर रही हूँ, सब बढ़िया चल रहा है, बट आई एम लूजिंग माई ओन हेल्थ, माई ओन मेंटल पीस। When I started it, I was 49. I weighed 49 kgs. Okay. Now I'm 38 kgs. I lost somewhere 10 to 11 kgs of weight, and I think I'm underweight now. और ये सब मैं सबके लिए तो कर रही हूँ, लेकिन अपने ही लिए सब छोड़ती जा रही हूँ। तो एक वक्त शायद ऐसा भी हो सकता है, लोग बोलेंगे तुम अपनी हेल्थ को तो देखो, तुम हमें बता रही हो कि कैसे मैंने हेल्थ न्यूट्रिशन का पूरा कोर्स किया है, तो मैं उस चीज़ को अपने पर ही नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रही। तो हाउ एम आई सपोज टू टेल पीपल कि आपको ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। और इंडिया में तो बहुत पहले चलता है कि पहले खुद पे कर लो फिर हमें ज्ञान दियो। तो एग्जैक्टली वो मैंने खुद पे किया है, मैंने खुद पे करके ही सब कुछ स्टार्ट किया था। बट वाइल डूइंग दिस
इस पूरी जर्नी को करते 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 नाउ आई एम रियलाइजिंग कि मुझे आई नीड टू टेक अ ब्रेक। और फिर से मुझे उस एक डबल ऑफ द एनर्जी, डबल ऑफ द पावर को पूरा अच्छे से एक्यूमुलेट करके और फिर एक बार फिर से बाउंस बैक करना चाहिए। एनी हाउ आई एम नॉट गोइंग बैक फुट, कभी नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि आई डू इट पैशनेटली, आई रियली लव माई जर्नी, आई एन्जॉय इट अ लॉट। और मुझे कोई भी हर्डल जैसा नहीं लगता है, बट व्हेन इट इज़ कमिंग टू माई ओन हेल्थ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, नाउ आई नीड टू टेक अ ब्रेक। स्ट्रीट वेंडर्स की तरह काम करते हैं तो ज़्यादातर जो ह्यूमिलिएशन है वो स्ट्रीट वेंडर्स को ही सहना पड़ता है। कभी भी पुलिस का आ जाना, कोई कुछ भी बोल के चला जा रहा है, कभी पैसे नहीं दिए, इस तरीके की कोई भी एक्टिविटीज़ कभी आपके साथ हुई? देखो, ह्यूमिलिएशन का तो नहीं पता मुझे, क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ। लेकिन व्हाट आई बिलीव इज़ कि आप जितने लेवल पे जितना काम कर रहे हैं ना, उतने लेवल से थोड़े से बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इट इज़ नॉट ओनली विद द स्ट्रीट वेंडर्स, मे बी आपके साथ भी है, आप जिस लेवल पे हैं। अब मैं स्ट्रीट वेंडिंग करके कहाँ किस लेवल पे पहुँची, उस लेवल पे मुझे उससे थोड़े बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स हैं। हर एक दिन बहुत सारे अप्स डाउन होते हैं, हर एक सिंगल दिन में, कि कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ बहुत बेकार हो रहा है। बट आई डोंट कंसिडर ऑल दोज डाउन्स, क्योंकि वो अप तो हो रहा है ना एक बार, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। और ये एक लाइन भी है जिसमें मैं सीखती तो जा रही हूँ कम से कम, बट आगे की तरफ जा रही है, स्टिल ग्रोइंग। तो मैं वही कंसिडर करती हूँ। स्ट्रीट वेंडिंग हो, रेस्टोरेंट हो, यू हैव अ बिजनेस विच इज़ मेकिंग यू मिलियनेयर और बिलियनेयर, दैट डजंट काउंट, क्योंकि आपके पास प्रॉब्लम्स तो रहेंगी ही। आप जिस भी लेवल पे हो उसी लेवल की प्रॉब्लम्स भी आपके पास रहेंगी, नो मैटर व्हाट। प्रॉब्लम आनी कभी बंद नहीं होंगी, बट व्हाट होल्ड्स इम्पोर्टेंस इज कि आप किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैंने ह्यूमिलेशन पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो हुआ भी होगा तो मुझे नहीं पता। वही है ना कि ऐसे ऐसे है तो जिंदगी चल रही है, हाँ, वो ऐसे हो जाएगी तो बंद हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो ऐसे चलती रहनी चाहिए, ऐसे चलती रहनी चाहिए, बहुत मजा आता है उसमें। मेरठ में कोचिंग सेंटर डालना, बेंगलोर में रेस्टोरेंट डालना, यहाँ पे स्ट्रीट वेंडरिंग में जाके स्ट्रीट फूड में जाना, तो पहले से ही ऐसा लगता है, आप फील होता है कि बनी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हूँ, बनी इंडिपेंडेंट वुमेन के लिए? नहीं, ऐसे फील होता है कि बनी ही हूँ कुछ बड़ा करने के लिए, रेवोल्यूशन लाने के लिए। अब वो किसी में भी हो सकता है, कुछ अच्छा करने के लिए, बड़ा करने के लिए, एक बड़ा रेवोल्यूशन लाने के लिए। छोटा मोटा नहीं सोच पाती मैं, क्या करूँ। सही बात है। तो मैं कहीं पे भी हूँ वहीं से कुछ ना कुछ अच्छा बड़ा करूँगी, पर हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम को फिगर आउट करके उस पर काम करना स्टार्ट कर दूँगी। प्रॉब्लम थी लॉकडाउन में, बच्चे घर पे थे, पेरेंट्स परेशान थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, मैं भी खुद बहुत ये हो गई थी कि कुछ तो चाहिए, इंजॉय करो, फन करो, ऐसे लॉकडाउन में नहीं कुछ भी ऐसे ज़िंदगी निकाल सकते, इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए, तो कोचिंग सेंटर चला दिया। बैंगलोर में देखा प्रॉब्लम कि 80% ऑफ द स्टूडेंट्स और पूरा जो हब था, IT हब मेरे रेस्टोरेंट के पास में, दे डोंट हैव ऑप्शन टू हैव गुड हेल्दी और नॉर्थ इंडियन फूड। तो वहाँ प्रॉब्लम को फिगर आउट करके वहाँ पे रेस्टोरेंट ओपन कर दिया। दिल्ली में आई तो IAS जिस लिए बनना था, मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही करना है, अच्छा ही करना है, तो वो कहीं से भी करूँगी, ये बताएं। अब उसमें एंटरप्रेन्योर बनूंगी मैं, या बिजनेस वूमन बनूंगी मैं, या मैं टीचर बन जाऊंगी, या मैं कोई शेफ बन जाऊंगी, वो मुझे भी नहीं पता मैं क्या क्या बन जाऊंगी। अच्छी बात है, प्रोसेस चलता रहना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। आपने सात्विक लाइफ की बात की, व्हाई यू ऑप्टेड इट, और क्या बेनिफिट्स हैं, मतलब लोगों को क्यों ऑप्ट करनी चाहिए? सात्विक लाइफस्टाइल इज अ लाइफस्टाइल। हमारे 3 तरह के भाव होते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। और मेरा मानना ये है, इट्स नॉट ओनली अबाउट सात्विक लाइफस्टाइल, बट इट इज़ अबाउट एवरीथिंग यू एक्सप्लोर, यू हैव एक्सपोजर ऑफ। अब उसमें अच्छा और बुरा देखो। जब आपने दोनों चीज़ें देख ली, नाउ यू ऑप्ट फॉर वन थिंग। मैंने कहा मेरे को एक बार हर चीज़ करके देखनी थी, नाउ यू ऑप्ट कि आपको किस राह पे जाना है। अगर आप स्टिल यू आर गोइंग फॉर द रॉन्ग वन, तो आपका जानने का, समझने का और इंसान होने का तो कोई फायदा ही नहीं है ना। सो यू डोंट बिलोंग टू दिस प्लैनेट, यू गो आउट ऑफ दिस प्लैनेट। तो मैंने जो जो चीज़ें समझी, सीखी, मैं वैसे ही स्विच करती चली गई, इम्प्लीमेंट भी की। यस, इम्प्लीमेंट किया लाइफ में, वो बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा हुआ जब तुम ऐसे बोल ही नहीं पा रहे, संस्कार ही नहीं है,
तुम बात ही करना नहीं जानते, तो यस दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करना भी उतना ज़रूरी है। यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड क्यों रखना है? फिर हमारा इंसान होने का क्या फ़ायदा है ना? बुद्धिमत्ता तो हमें दी गई है ना, हमारे पास ही वो एक एडवांटेज है, ये सुपर पावर है हमारे पास, सोचने और समझने की, उसको इम्प्लीमेंट करने की शक्ति। तो मैंने जो भी सीखा, समझा, सोचा, वो मैंने सब इम्प्लीमेंट किया एट द सेम टाइम। सात्विक लाइफस्टाइल इट्स बीन समवेयर 5 to 6 years, और सात्विक भाव आपका हो जाता है जब आप सात्विक लाइफस्टाइल को अपनाते हैं। और मुझे लगता है सात्विक भाव के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। एक ऐसा जीवन हो जाता है उस एक जीने का, उस शरीर का, कि आप उसको लोगों का, प्लैनेट का, एनिमल्स का अच्छा करने के लिए सही में अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो उसका सही मायने में होना भी चाहिए। तो दैट इज़ अ सात्विक लाइफस्टाइल। तो उसमें आपका फूड इज़ द कोर, क्योंकि फूड तो 3-5 टाइम्स अ डे है। तो सात्विक लाइफस्टाइल में सात्विक फूड, सात्विक पूरी तरह से जीना एक जीवन शैली होती है जिसमें आप हिंसा किसी पर भी नहीं करते। हिंसा ना ही हमारे किसी भी जानवर पे होनी चाहिए, प्यारे जानवर पे, किसी भी इंसान पे नहीं होनी चाहिए, और ना ही किसी भी हमारी माँ प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों पर होनी चाहिए। तो दैट इज़ अ सात्विक लाइफस्टाइल। और उसको हम आज के न्यू ट्रेंड तो नहीं, बट आज के न्यू मॉडर्न टाइम्स में हम उसको वीगन लाइफस्टाइल की तरह भी जानते हैं। बट दैट इज़ अ सात्विक लाइफस्टाइल जो हमारे ही खुद के सुश्रुता, हमारे खुद के वेदास, हमारे खुद के ही कल्चर से आता है, हमारे भारत के। लोगों को क्यों ऑप्ट करनी चाहिए? कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न है? मतलब कोई ऑप्ट इसीलिए करनी चाहिए, देयर आर रीजंस, कि आपका जो भाव है, आप कौन सा भाव चाहते हैं। आप तामसिक, राजसिक भाव चाहते हैं, हमेशा इरिटेट रहना चाहते हैं, हमेशा देखिए जीवन में हमेशा इंसान किस चीज़ के लिए भाग रहा होता है? खुशी के लिए, शांति के लिए। पीस इज द अल्टीमेट थिंग। पीस ही है जो लोग पैसे एक्वायर करते ढूंढ रहे होते हैं। इससे खुशी मिलेगी, इससे खुशी मिलेगी, इससे खुशी मिलेगी, इससे पीस मिलेगी, इससे मिलेगी, अब मिलेगी, नहीं मिलती है। मेरे पापा ने मुझे एक चीज़ बताई थी बचपन में, कुछ तो था, भगवान जी के पास बहुत सारे भगवान जी हैं साथ में, और उनके पास ना एक ऐसे कटोरा लेके जाता है और सबसे भीख मांगता है, और भरता ही नहीं है वो, बार बार। तो जो कौन होते हैं वो, जो हमें लेने आते हैं हमारी आत्मा को? यमराज जी के साथ बैठने वाले चित्रगुप्त जी ने बोला कि देखो इनको भीख देने से कोई फ़ायदा नहीं, कुबेर जी का पूरा वो खाली हो गया। ऐसे स्टोरी बताई, एक स्टोरी टेलिंग की बाबा ने। तो बोला क्यों, क्या है इसके कटोरे में ऐसा कटोरा भर क्यों नहीं रहा है? कुबेर जी का पूरा खजाना खाली हो गया, ये भरा क्यों नहीं? तो उन्होंने बोला इसको सीधा करके देखो। तो वो इंसान की खोपड़ी थी। तो ये कभी नहीं भरती है, इसे कितना भी दोगे ना ये भरेगी ही नहीं। तो आई बिलीव सात्विक लाइफस्टाइल इज अ लाइफस्टाइल। आप जहाँ जिस भी पोजीशन, जिस भी उसमें होते हैं ना, अब वहीं आप सेटिस्फाइड होते हैं। यू आर इन पीस, यू आर सेटिस्फाइड विद एवरीथिंग दैट यू हैव एंड यू आर ब्लेस्ड। आप ग्रैटिट्यूड वाली फॉर्म में होते हैं कि जो मैं खाना अभी खा रही हूँ, जो सात्विक भोजन मुझे मिल रहा है, ये भोजन जहाँ से आया माँ प्रकृति से, और यहाँ तक आने में जो भी पर्सन, जो भी लिविंग बीइंग या माँ प्रकृति इसमें इन्वॉल्व थी, उस सभी के लिए मेरा धन्यवाद। कृतज्ञ होना शुरू हो जाता है। यस, वो ग्रेटफुल लिविंग हो जाती है, ग्रैटिट्यूड हो जाता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा। और ये बहुत ही पीस वाली चीज़ है और बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ है जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस की है। तो अगर आपको करना है उस तरह का कुछ एक्सपीरियंस जो आपको पैसे से तो नहीं मिलेगा, तो सात्विक लाइफस्टाइल आपको अडॉप्ट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ों पे बात की हैं। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। हाँ, बहुत सारी बातें की हमने, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत अलग पहलुओं पे भी डिस्कस किया हमने जो आपसे थोड़े से अलग हैं, भिन्न हैं। खैर, आपको भी ये बातचीत पसंद आएगी अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, देखेंगे तो। और अगर आई है, या हमारी, वही मैं जो अक्सर कहता हूँ कि अगर आप हमारी किसी बात से नाराज़गी रखते हैं या सहमति नहीं है, तो आप बड़े प्यार से कमेंट में हमें अपनी नाराज़गी दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना भी ऐसा ही है कि हमारी बात से आप 100% सहमत नहीं हो सकते, आपके अलग विचार भी हो सकते हैं, बताइए उसके बारे में। मगर अगर आपको हमारी बातें सही भी लगी हैं तो उनकी भी तारीफ़ कर दीजिए कमेंट में, क्योंकि हमें अच्छा लगा है कि हमारे विचार अच्छे हैं। और अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ जिनको इस तरीके की बातें करनी है, या जो कुछ अपना स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, जो बीटेक पानीपुरी वाली तापसी उपाध्याय से प्रेरित हो सकते हैं,
तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। बाकी ऐसी बातचीत करने में बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।